हेलो एंड वेलकम बैक टू नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स। मेरा नाम है रोहित और आज हम लोग देखने वाले हैं एक सैम्पल पेपर जो कि बहुत ही ज़्यादा यार इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम्स के लिए। तो इस सैम्पल पेपर को अच्छा पहले मैं ये बता दूं कि ऐसा नहीं कि आपको साथ साथ में करना है, ठीक है। आप अच्छी तरह इसको देख लो, ये पूरा एनालिसिस है पेपर का, अच्छे से देख लो। और इस क्वेश्चन पेपर को आप 3 घंटे का टाइमर मार के, अब 3 घंटे तो मैंने तुम्हें पहले बताया कि पूरे 3 घंटे तो वहाँ मिलेंगे नहीं, ठीक है। तो करीबन 2 घंटे 40 मिनट का एक टाइमर लगाओ और इस चीज़ को करने की कोशिश करो। आप पूरा का पूरा 2 आवर्स 40 मिनट्स में ये हो जाना चाहिए, ठीक है। कहीं पे भी दिक्कत आएगी तो इसको देखना वीडियो को और तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, क्या सही क्या गलत, वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द सैम्पल पेपर विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है, अरे अभी तो पार्ट ए है अब है ये क्वेश्चन हमारे पास। एंथनी अ पार्टनर वाज बीइंग गारंटीड दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स विल नॉट बी लेस देन 60,000 पर एनम। एंथनी को बोला था कि भाई गारंटी का क्वेश्चन है कि 60,000 आपको प्रॉफिट मिलेगा। डेफिशिएंसी इफ एनी वाज टू बी बोर्न बाय अदर पार्टनर्स अमर अकबर इक्वली। तो 3 पार्टनर है बेटा यहाँ पर, अमर, अकबर और एंथनी, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फर्म इनकर लॉस ऑफ 1,80,000। अब ये लॉस हो गया। अब देखो सिंपल सा एक कैलकुलेशन बताता हूं, है तो बहुत सारी चीजें, इसको अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। सिंपलेस्ट वे क्या है, देखो बेटा 1,80,000 का लॉस ऑलरेडी है ना। और ये अब ये ओल्ड पार्टनर्स ही बियर करेंगे क्योंकि लिखा हुआ है अदर पार्टनर्स अमर एंड अकबर इक्वली बियर करेंगे इस चीज को। व्हाट अमाउंट विल बी डेबिटेड टू अमर्स कैपिटल अकाउंट इन टोटल एट द एंड ऑफ द ईयर। अमर का अपने को देखना है, मैं आपको ओवरऑल ही बता देता हूं। देखो 1,80,000 लॉस ऑलरेडी है। अब इसको आपने प्रॉमिस किया था ना एंथनी को कि 60,000 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा, तो ये प्रॉफिट भी ये दोनों ही देंगे इसको, क्योंकि इसको तो लॉस दे नहीं सकते आप। तो कहने का मतलब 1,80,000 का लॉस ऑलरेडी है, 60,000 का लॉस और हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पैसा भी इसको, इन दोनों को लाना पड़ेगा इक्वली, ताकि ये दे पाए अपने एंथनी भाई को, है ना। तो ये एंथनी के लिए ये लाएंगे। टोटल मिला के कितना हो गया अगर अपन देख ले तो 8 और 6 कितना होता है, 14, 1, 24, 2,40,000 टोटल जो है इन दोनों का लॉस इन दोनों के पास जाएगा, है ना। और अमर और अकबर क्या है, इक्वल पार्टनर्स है, तो ये लॉस इक्वल ही जाएगा। कहने का मतलब 2,40,000 डिवाइडेड बाय 2 कर दो आप, तो कितना आ जाता है 1,20,000, 1,20,000 दोनों से मुझे लेना पड़ेगा। अब बेटा देखिए सिंपलेस्ट वे था जिसमें मैंने बता दिया, आप चाहो तो उसको एक और वे बता देता हूं। देखो जो लॉस है 1,80,000 कायदे से किसको जाना चाहिए, तो सर अमर, अकबर, एंथनी तीनों इक्वल पार्टनर्स हैं, तो 1,80,000 यानी 60,000 60,000 60,000 तीनों को मिलना चाहिए लॉस। सही है। ये दूसरा वे थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कठिन वाला वे है ना, तभी नहीं बताया था, पर अभी सुन ही लो, ठीक है। 60 60 60 सबको लॉस जाना चाहिए। अब एंथनी को लॉस नहीं है, एंथनी को लॉस नहीं दे सकते, इसको 60,000 रुपये प्रॉफिट देना है। तो पहले तो ये लॉस नहीं दे सकते, अगर तो ये लॉस भी ये लोग बियर करेंगे। कितना बियर करेंगे सर, 30,000 30,000 आधा आधा, तो ये लॉस भी ये लोग बियर करेंगे। आई बात समझ में। अब इसको 60,000 रुपये प्रॉफिट देना है, 60,000 रुपये प्रॉफिट देना है, तो ये भी प्रॉफिट लाएगा कौन, है ही नहीं प्रॉफिट, तो पर 60,000 रुपये देने, तो ये 30,000 भी ये लोग बियर करेंगे, ठीक है। तो ये एक दूसरा तरीका है इस चीज़ को करने का। इसको कैलकुलेट कर लोगे तो भी वही 1,20,000 आएगा दोनों का, कि 1,20,000 रुपये टोटल लॉस। समझे आंसर, 1,20,000 रुपये। ऐसे करो या ऐसे करो वो आपकी मर्जी, ठीक है। इसका आंसर होगा बी, 1,20,000, ठीक है। अभी अपन आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग, पार्टनर्स करंट अकाउंट्स आर ओपनड व्हेन देयर कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। तो बेटा करंट अकाउंट लिखा हुआ है, तो करंट अकाउंट तो तब खुलता है जब पार्टनर्स के कैपिटल फिक्स्ड हो। तो 2 अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स फिक्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो यार ये वाली स्टेटमेंट तो गलत है। पार्टनर्स करंट अकाउंट्स आर ओपनड व्हेन देयर कैपिटल्स आर फिक्स्ड लिखा होता तो सही होती, फ्लक्चुएटिंग है इसलिए ये गलत है। दूसरा देख लेते हैं, इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल्स ऑल द ट्रांजेक्शन्स अदर देन कैपिटल आर डन थ्रू करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर। ये तो बिल्कुल सही चीज़ है, ठीक है, कि करंट अकाउंट से ही सारी चीज़ें होती हैं अगर फिक्स कैपिटल अपन ने देख लिया तो इसका आंसर होगा कि ए गलत बी सही, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। असर्शन गलत है, रीजन सही है, ठीक है। ये उल्टा सीधा क्यों हो गया, चलो एनीवे देख लेते हैं, जाने दो। थर्ड देख लेते हैं, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स लीड टू रिडक्शन ऑफ डैश कैपिटल। कल भी बहुत अच्छी तरह मैंने इस चीज़ को समझाया था कि जब भी फॉरफीट होते हैं इसका मतलब आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल कम हो गई है। देखो क्या होता है, एक होती है ऑथराइज्ड, फिर होता है इशूड, के मैंने 80,000 शेयर समझो इशू किए। 80,000 में से जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया, समझो 80,000 में से 70,000 लोगों ने बोला कि हम आपके शेयर खरीद रहे हैं। 70,000 70,000 इज सब्सक्राइब कैपिटल। अब इस सब्सक्राइब कैपिटल में अगर ये बंदा कभी पैसे नहीं देता है तो मैं उसके शेयर फॉरफीट कर लेता हूं। जब फॉरफीट कर लेता हूं तो ये 70,000 शेयर कम हो जाएंगे ना,
और 70,000 वॉज माई सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो जब भी फॉरफीचर होता है तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल अपनी कम हो जाती है, तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स लीड्स टू रिडक्शन ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब कहाँ लिखा हुआ है? सी में, तो सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। मून लिमिटेड इशूड 40,000 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच। ध्यान से पढ़ना इसको। Moon Limited issued 40,000 10% debentures of 100 each at a certain rate of discount and were to be redeemed at 20% premium. अब मुझे पता नहीं है कि डिस्काउंट कितना है, लेकिन इन्होंने कुछ ना कुछ डिस्काउंट पे ही इसको इशू किया है। एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम बिफोर इशूइंग दीज डिवेंचर्स वर 12 लाख। अब देखो सिक्योरिटी प्रीमियम के 5 यूजेस होते हैं, ठीक है। बोनस शेयर में फुली पेड बोनस शेयर इशू करने के लिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, और ये जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स वगैरह है इसको भी राइट ऑफ करने के लिए ये वाला बैलेंस अपन यूज करते हैं। आगे देखते हैं। एंड आफ्टर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, कि भाई अगर इसमें से लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स मैंने हटा दिया, द बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम वॉज 2 लाख। कहने का मतलब आपने सिक्योरिटी प्रीमियम में से कितना हटाया? 12 लाख था, 2 लाख हो गया, मतलब 10 लाख रुपए आपने हटाए हैं लॉस ऑन इशू के नाम पे। ठीक है, ध्यान से सुनना। एट व्हाट रेट ऑफ डिस्काउंट दीज डिवेंचर्स वर इशूड, ये निकालना है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। देखो, मून लिमिटेड इशूड 40,000 10% डिवेंचर्स 100 ईच एट अ सर्टेन रेट ऑफ डिस्काउंट, ये मुझे नहीं पता, लेकिन वर टू बी रिडीम्ड एट 20%, तो ये भी तो लॉस ऑन इशू ही है। ठीक है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, भाई प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के टाइम पे इतना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो इसकी एंट्री क्या होती है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो ये भी तो लॉस है ये, लेकिन मुझे पता है कि कितना है। कितना है देख लो, 20% प्रीमियम यानी 100 का शेयर है, 20% यानी 20 रुपए ऑन 40,000 शेयर। 40,000 शेयर पे 20 रुपए का लॉस, तो प्रीमियम का लॉस है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का लॉस है। कितना हो जाता है ये? 4 2 8 फॉलोड बाय 5 zeros, यानी 8 लाख रुपए। यानी 8 लाख रुपए तो आपने प्रीमियम का ही इसमें से माइनस किया होगा, तो 2 लाख रुपए और माइनस किए हैं, यही होगा आपका डिस्काउंट। ठीक है, अब आपको डिस्काउंट का परसेंटेज लेना है ना, तो कोई बात नहीं भाई, 2 लाख रुपए टोटल आपने डिस्काउंट दिया, 2 लाख रुपए टोटल आपने डिस्काउंट दिया, और डिवेंचर्स कितने के थे? तो 40,000 इंटू 100, 40,000 ये लिखा मैंने, 40,000 इंटू 100 करेंगे, 2 जीरो और बढ़ा दूंगा, ये है भाई अपना डिस्काउंट इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में चाहिए। ठीक है भाई, समझे? चलो 1 2 3 4 5, ये 5 यहाँ पे, ये 0 0 और बचा 220 डिवाइडेड बाय 4, कितना हो जाता है भाई? 4 कितना आ जाता है यार? 5% ना, 5%, तो 5% इज द आंसर। है भाई, ऑप्शन में है बी है अपना 5। समझे बात को? तो भाई आपको डिस्काउंट निकालना था। मैंने क्या किया सबसे पहले? मैंने सबसे पहले क्या किया कि मैंने प्रीमियम देख लिया, मुझे पता चल गया कि प्रीमियम 8 लाख है। 10 लाख रुपए टोटल यूज हुआ है मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम, 8 लाख तो प्रीमियम की वजह से यूज हुआ होगा उस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए, तो बचा हुआ 2 लाख। 2 लाख इज द डिस्काउंट, उसके अलावा कुछ बचा ही नहीं यहाँ पर। तो 2 लाख और उसका परसेंटेज निकाल लिया मैंने ओवरऑल डिवेंचर्स के हिसाब से, तो वो निकाला मैंने, तो आ गया 5% एंड योर आंसर इज बी। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन रेशियो 3:2 रेशियो है। देयर बैलेंस शीट शोज बिल्डिंग एट 1,60,000, मतलब बैलेंस शीट में बिल्डिंग 1,60,000 पे दिख रही है। दे एडमिटेड मोहन एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। In additional information it is given that building is undervalued by 20%। अब भाई देख, कभी भी ऐसा कुछ है, ध्यान से सुन, डायरेक्टली 20% उठा के मत लगाना, क्योंकि लिखा हुआ है कि बिल्डिंग इज ऑलरेडी अंडर वैल्यूड एट 1,60,000। मेरी बात को ध्यान से सुनो, कोई भी बिल्डिंग 100% पे होती है, अगर वो अंडर वैल्यू हो गई मतलब वो अभी 80% पे दिख रही है। समझे बात को? 80% पे दिख रही है, मतलब ये जो 1,60,000 है ना, ये 80% पे दिख रहा है। ठीक है, बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय 20%, शेयर ऑफ लॉस या गेन ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ श्याम, ये अपने को निकालना है। सिंपल है काफी। देखो 1,60,000 जो है, मैंने आपको अभी भी बताया, ये 100% नहीं है। कितना है बेटा? ये 80% है, 80% है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे परसेंटेज बताने के लिए लगाया मैंने। अगर मैं 100% निकालूं तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने की बिल्डिंग है ये। ठीक है, और अभी कितने की दिख रही है, मैं करके दिखाता हूँ तुझे और बेटर समझ में आ जाएगा। ये परसेंटेज हटा देता हूँ मैं, 1 मिनट। अब देखो, अगर मैंने इसको 80 से डिवाइड किया, 0 0 कैंसिल, 8 2 16, 1 2 3 4 और 5 0, 2 लाख। मतलब ये बिल्डिंग 2 लाख पे दिखनी चाहिए, अभी दिख रही है 1,60,000 पे, तो मैं इसको कितना और बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अब ये 2 लाख समझ में आया? देखो अब बात को समझो, मैंने बताया क्या।
2 लाख की बिल्डिंग है, वो बोल रहे हैं ना 20% अंडर वैल्यूड है, तुम निकालो 2 लाख का 20% कितना आता है, 40,000 आएगा। आएगा 40,000, करके देखो, यहाँ पे मैं करके देखता हूँ इसका 20%, 10% बेटा 20,000, 20% कितना 40,000, और 40,000 कम पे दिख रही है, मतलब ये अभी दिख रही है 1,60,000 पे, तो 1,60,000 पे दिख रही है, समझे बात को। तो इसको ऐसे करना है, अब ये 40,000 कम पे दिख रही है, मुझे इसको कम पे नहीं दिखाना, तो मैं इसको 40,000 से बढ़ाऊंगा। और कोई भी एसेट अगर मैं छोटा सा यहाँ पे रिवैल्यूएशन बना देता हूँ, तो रिवैल्यूएशन में अगर एसेट की वैल्यू बढ़ रही होती है तो आप किस साइड दिखाते हो, क्रेडिट साइड, फायदे वाले साइड, ठीक है। तो 40,000 से यहाँ पर आप दिखाओगे, यहाँ पे लिखोगे बाय, क्या नाम था इसका, बिल्डिंग, बाय बिल्डिंग 40,000 आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। 40,000 आपने यहाँ पे लिख दिया, और यही, इसके अलावा कुछ रिवैल्यूएशन था ही नहीं, तो यही बटेगा टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू, कौन है, 2 बंदे, राम और श्याम, एक राम को मिलेगा, शाम को मिलेगा, मैं सिर्फ शाम का निकालता हूँ क्योंकि उसी का ही पूछा है। शाम को कितना मिलेगा भाई, 40,000 का 3/5, 2/5, 40,000 का 2/5 पार्ट, तो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ 2/5 यानी 5 यानी टोटल मिला के 8,000, 8,000 इंटू 2 16, तो 16,000 का प्रॉफिट मिलेगा अपने भाई को। कौन भाई है हमारा, शाम, तो शाम को मिलेंगे 16,000 गेन। देखो कहाँ लिखा है, सी में लिखा हुआ है सिर्फ, तो दूसरा निकालने की वैसे ज़रूरत है नहीं, पर वो तो निकल ही गया है, हमको पता है 2 लाख की मशीन है। वैल्यू ऑफ फाइनल मशीन, मतलब मशीन की वैल्यू कितनी दिखनी चाहिए, 100% पे दिखनी चाहिए, अंडर वैल्यूड है, पूरा मेन पे दिखनी चाहिए, मेन इज 2 लाख, तो ये आंसर हो गया भाई, गेन 16 और वैल्यू मशीन की होनी चाहिए अभी 2 लाख, मतलब नई बैलेंस शीट में ये 2 लाख पे दिखेगी, समझे बात को। इसका आंसर है सी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से, दूसरा देख लेते हैं क्वेश्चन। प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ फर्म आफ्टर रिटेनिंग 15,000 टू इट्स रिजर्व्स वाज 75,000, ठीक है। प्रॉफिट अर्न्ड बाय फर्म आफ्टर रिटेनिंग 15,000 टू इट्स रिजर्व वाज 75, मतलब टोटल प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं ना यहाँ पर, तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे 90,000 अपन निकाल लेते हैं, मुझे पता है भाई रिजर्व का और वो मिला के ही टोटल प्रॉफिट होगा। द फर्म हैड टोटल इंटेंजिबल एसेट्स वर्थ ₹10 लाख एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज 30,000, तो इससे मुझे ये पता चल गया कि कैपिटल एम्प्लॉयड नाम की चीज़ आएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि मुझे एसेट और आउटसाइड लाइबिलिटी दोनों दिए हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली अगर मैं लिखूँ तो 70,000 आ जाएगा, किसका, ये माइनस ये, ठीक है। मेरे पास डायरेक्टली 7 लाख रुपीज़ आ जाएगी अपना टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। द वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड वॉज 50,000। अब इन्होंने गुडविल दिया है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से, ठीक है, कितना दिया है 50,000। आपको निकालना क्या है, डिटरमाइन द रेट ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, भाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है आपको। अब देखो इसमें क्या होगा, पूरा का पूरा उल्टी गेम चलेगी यहाँ पे। सबसे पहले तो देखो गुडविल दी हुई है और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट अपने को करना है, ध्यान से समझना। गुडविल है 50,000, अब ये गुडविल निकलती कैसे है, आखिरी फॉर्मूला अगर मैं वहाँ पे देखूँ तो गुडविल निकलती है सर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जो फर्म का कैपिटलाइज्ड वैल्यू है, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड करके, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ये ऐसे ही निकलती है। आखिरी में हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल देते हैं एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे, और जो मेन कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको अपन माइनस कर देते हैं, निकाल लेते हैं यहाँ से गुडविल। गुडविल हमको पता है कि 50,000 है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ गुडविल पता है क्या हमको, नहीं पता। कैपिटल एम्प्लॉयड हमको पता है क्या, बिल्कुल पता है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट यहाँ से अपन निकाल देंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड है 7 लाख, अपन ने यहाँ पे कहीं ये निकाल दिया था डायरेक्टली, तो 7 लाख माइनस का इस साइड जाएगा प्लस, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी बन गई भाई, 7,50,000 अपनी बन गई कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इतनी बात समझ में आई, 7,50,000 अपनी बन गई कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब इसका फॉर्मूला, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला डाल देते हैं। तो हमें पता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट के लिए आप क्या करते थे, आप करते थे एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, ठीक है। अब मेरे पास कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ गई है, कितनी है, 7,50,000, ठीक है, इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो हमको पता है, ऊपर देखो निकाल रखा है पहले ही, 90,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट है ना, फर्म का प्रॉफिट 90,000। बेटा वो जो रिजर्व में ट्रांसफर किया है, जो भी किया है, वो टोटल प्रॉफिट ही है, ट्रांसफर करने से पहले ही अपन देखेंगे। तो 90,000 यहाँ से मुझे निकल जाएगा मेरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और यहाँ पे मैं कर दूंगा इनटू 100, ठीक है। अब इसको करो, अगर 7,50,000 नीचे आया और NRR ऊपर चला गया, यार मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मैं इसी को ही मिटा के यहाँ पे लिख देता हूँ, तेरे को आसानी होगी समझने में। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यहीं से निकल जाएगा,
और यहाँ पे 7,50,000 डाल देता हूँ मैं। ये हो गया 0 0 0 0 1 2 1 2, ठीक है। 75 और 900 को 75 से डिवाइड करना है। चलो पहले किससे, पहले 3 से कर देते हैं। 3 25 टाइम्स, 300 टाइम्स 300 डिवाइडेड बाय 25 करो भाई, कितना आता है 300 डिवाइडेड बाय 25 1 ज़ा 25 बचा 50 तो 2 ज़ा 12% डायरेक्टली यहाँ पे आ गया। यहाँ पे है कुछ आंसर, सी है अपना आंसर यहाँ पे। 12% डायरेक्टली अपना आ गया। दोनों बस उल्टा किया है, सारी चीज़ें उल्टी लेके गया हूँ मैं। गुडविल का कैलकुलेशन के लिए भी मैंने यहाँ पे पहले कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड ये किया, कैपिटलाइज वैल्यू निकली, फिर कैपिटलाइज वैल्यू का फॉर्मूला डाला मैंने, ठीक है। तो ये उल्टा क्वेश्चन चला, इसको करके देखना, इसको सिर्फ देखने से ये नहीं आएगा, करके देखना, फिर तुम्हें 100% ज़रूरत पड़ेगी ये वीडियो देखने की कि इसको कैसे किया। ओके, तो ये 12% इज द आंसर विच वुड बी सी। आगे बढ़ते हैं। मोहित हैड अप्लाइड फॉर 9,900 शेयर्स एंड वाज अलॉटेड इन द रेशियो 3:2। 3:2 में, यानी 900 के लिए अगर बंदे ने अप्लाई किया है और ये 3 है तो 2 दिया है मैंने, 600 शेयर्स मैंने इसको दिए होंगे। ओके, 3:2 में हर 3 शेयर के लिए 2 शेयर दिए, तो 600 शेयर इसको दिए। ही हैड पेड एप्लीकेशन मनी ऑफ 3 पर शेयर एंड कुड नॉट पे अलॉटमेंट मनी ऑफ 5 पर शेयर। मतलब 3 इसने दिया है, 5 इसने नहीं दिया। ऑल राइट, couldn't pay allotment money of 5 per share. First and final call of 2 per share was not yet made. तो मेरे को सिर्फ 2 का ही देखना है, फाइनल तो अपन ने किया ही नहीं। His shares were forfeited, following entry will be passed। बहुत सिंपल सा है यार। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे कितने से, तो सर 600 शेयर है और शेयर कैपिटल में कितना पैसा आपने मंगवा लिया है अभी तक, तो 3 रुपये भी मंगवा लिए, 5 रुपये भी मंगवा लिए, दिए नहीं है उसने अलग बात है, पर 5 मंगवा तो लिए, तो टोटल 8 रुपये से मैं इसको करूँगा डेबिट, ठीक है। तो 6 8 सा 48 और 00, 48 और 00 करेंगे। अब पता है ऐसे करके ना आंसर देख लिया करो, हो सकता है इसी पॉइंट से तुम्हारा आंसर मिल जाए। तो यार देखो 4800 है क्या एक्स में, ये है 48, अच्छा 2 है, फिर आगे करना पड़ेगा। चलो शेयर्स फॉरफिटेड, अब फॉरफीचर में कितना आएगा, तो सर 600 इंटू जितना इसने पैसा दे दिया, कितना दे दिया, ये नहीं करना, ये गलती हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है, क्योंकि इसमें एडजस्ट भी हुआ है। 600 शेयर तो है, लेकिन इसने पैसा कितने पे दिया था, 900 शेयर पे। 900 शेयर की जगह मैंने इसको 600 दिए थे, समझ में आई बात। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पे आपने जो भी एडजस्ट किया होगा, आपने 900 इंटू 3 किया होगा, 3 9 2700 आपको मिल चुके होंगे भाई। प्रोराटा है ना, प्रोराटा है, क्योंकि 900 शेयर पे 3 रुपए आपको मिल चुके होंगे, आपको 600 शेयर पे 3 रुपए चाहिए थे, तो बाकी 300 शेयर पे 3 रुपए, यानी 900 रुपए आपने अलॉटमेंट पे फॉरवर्ड किए होंगे और अलॉटमेंट आपको मिला नहीं, तो 900 तो मिल गए ना एक्स्ट्रा, तो वो वाली चीज भी यहाँ पे आएगी। ओके, तो 900 इंटू 3 वुड बी द अमाउंट, ठीक है। अब पता है इसका आंसर 100% 600 इंटू 3 वाला भी दिया होगा, देखो वही गलती एक हो सकती है इसमें क्वेश्चन में, बाकी सब तो सही है। देखो ये 1800 दिया है, अगर 600 ले लेते तो 1800 वाला आंसर आता, ये गलत है, ये सही आंसर है, ठीक है। बस हो गया, अगर 2 तो मिल गए मुझे फिगर्स, तो मैं इसको यहीं पे छोड़ सकता हूँ, वैसे तो बस यहीं पे छोड़ दो यार, एमसीक्यू कर रहे हैं अपन, पूरा क्यों समझाऊं, ये तो आते ही होंगी ना चीज़ें तुम्हें। तो ये बी इज द आंसर, डायरेक्टली यहाँ से ही मुझे पता चल गया, ठीक है। यहीं पे मैं इसको छोड़ के आगे बढ़ गया, क्योंकि टाइम बचाना है भाई, पूरा पूरा एंट्री सॉल्व करके अपने आप को प्रूफ तो नहीं करना है कि सही थे अपन। लिमिटेड जितना रिक्वायर्ड है उतना ही करो और आगे बढ़ो। अ कंपनी फॉरफिटेड 6000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। अब इसमें क्या वर्किंग नोट वगैरह की भी जरूरत नहीं है, एमसीक्यू कर रहे हैं, तो इसको आपको वैसे ही रफ कॉलम में अपने कहीं पे करना है, तो आप जितना मिनिमम हो सके उतना कैलकुलेशन, मिनिमम राइटिंग वर्क करो। देख लेते हैं, इसमें भी देखो मिनिमम करेंगे जितना भी रिक्वायर्ड होगा। कंपनी फॉरफिटेड 6000 शेयर्स ऑफ 10 ईच ऑन विच ओनली एप्लीकेशन मनी ऑफ 3 हैज बीन पेड। सिर्फ 3 रुपए मिले, शेयर फॉरफिचर का अमाउंट 3 रुपए ऑन नंबर ऑफ शेयर्स। 4000 ऑफ दीज शेयर्स वर रीइश्यूड एट 12 एज फुली पेड अप, अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व विल बी। अब देखो 10 का शेयर 12 में इशू हुआ है अगर, तो यहाँ पे आपने कुछ यूज तो किया ही नहीं होगा, शेयर फॉरफीचर का 1 रुपये भी आपने यूज नहीं किया होगा, क्योंकि प्रीमियम पे आपने बेच दिए हैं और भी शेयर्स, तो मतलब कोई फॉरफीचर यूज हुआ ही नहीं है यहाँ पर। तो कैपिटल रिजर्व में पूरा का पूरा पैसा जो फॉरफिट हुआ था वो जाएगा। फॉरफिट कितना हुआ था, अब बस इतना याद रखना कि 4000 शेयर्स रीइशू हैं, 4000 पे 3 रुपये मिल चुके थे। डायरेक्टली मिनिमम कैलकुलेशन के साथ ही 4000 इंटू 3 करोगे 12000 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 12000 इज द आंसर, क्योंकि कुछ भी यूज नहीं हुआ इसमें से, दैट्स अ शेयर फॉरफीचर अमाउंट, और इसमें से कुछ भी यूज नहीं हुआ, पूरा का पूरा 12000 आपका कैपिटल रिजर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन 1 अप्रैल अ कंपनी टुक अ लोन ऑफ 80 लाख ऑन सिक्योरिटी ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। दिस लोन वाज फर्दर सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 40,000 12% डिवेंचर्स
100 ईच एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है, कोलेटरल सिक्योरिटी भी दे दी। ऑन 31 मार्च 2024 लोन लिया 1 अप्रैल को 2019 में। On 31st March 2024, the company defaulted on repayment of the principal amount of this loan. Consequently, on 1st April 2024, the land and building were taken over and sold by the bank for 70 लाख। ठीक है, तो भाई इन्होंने एक लैंड एंड बिल्डिंग के लिए लोन लिया था और वो बहुत पहले लिया था, 4-5 साल तक लोन भरते रहे, फिर नहीं भरा तो बैंक ने उठा के लैंड एंड बिल्डिंग ही सेल कर दी। 80 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग थी, इन्होंने 70 लाख रुपए में बेच दी है। ठीक है, बस इतना सा काम का पॉइंट था। फॉर द बैलेंस अमाउंट डिबेंचर्स वर सोल्ड इन द मार्केट। अब भाई 10 लाख बचे, इसके लिए उन्होंने डिबेंचर बेच दिए मार्केट में। कब बेचे? 1 मई 2024 को। ठीक है, देखते हैं। फ्रॉम विच डेट वुड द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स बिकम पेएबल बाय द कंपनी। कोलेटरल सिक्योरिटी में जब तक डिबेंचर मार्केट में बिका नहीं तब तक तो वो एज ए सिक्योरिटी रखा हुआ था, उसका कोई यूज ही नहीं था, इट वॉज एज ए सिक्योरिटी। तब तक वो डिबेंचर लाइव नहीं था, तभी तो अपन उसको बैलेंस शीट के नीचे दिखाते हैं नोट्स में, अपन उसको मेन डिबेंचर का पार्ट नहीं बताते। भाई मेन डिबेंचर का बताते तो इंटरेस्ट देना पड़ता, अब ये सब अपन करते ही नहीं है। उसको अस्तित्व में ही तब आता है जब एक्चुअली किसी ने लोन पे डिफॉल्ट कर दिया और कंपनी ने वो डिबेंचर्स जो सिक्योरिटी थी उसको यूज करना चाहा। ऑलराइट, तो 1 मई को ही इन्होंने डिबेंचर मार्केट में बेचे हैं। तो अस्तित्व में कब आया? व्हेन दैट डिबेंचर बिकेम अलाइव, इट बिकेम अलाइव ऑन 1 मई 2024। तो 1 मई 2024 के बाद इस पे जो भी इंटरेस्ट लगेगा वो कंपनी को देना पड़ेगा, जिसको भी डिबेंचर इन्होंने बेचा है उसको। ठीक है, फ्रॉम विच डेट वुड बी द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बिकम पेएबल, तो 1 मई 2024 से ही डिबेंचर पेएबल होगा। लॉजिक बता दिया मैंने कोलेटरल सिक्योरिटी का। आगे बढ़ते हैं अपन, देखते हैं इसका 1 मई हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट, रमा पार्टनर टुक ओवर मशीनरी 50,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अ लोन ऑफ 60,000। मशीनरी वाज ऑलरेडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन में मशीन चली गई थी ऑलरेडी। हाउ विल द रियलाइजेशन अकाउंट? सिंपल सी एक एंट्री है बेटा। अगर पार्टनर टेक ओवर करता है किसी एसेट को, तो अगर एसेट बिकता है, मैंने कल ही बताया इस चीज को कि एसेट बिकता है तो अपन एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पार्टनर लेके जाता है तो अपन करते हैं पार्टनर टू रियलाइजेशन। तो यहाँ पे ये पार्टनर लेके जा रहा है, रमा लेके जा रहा है, तो रमा डेबिट टू रियलाइजेशन। रमा से पैसे लेने कितने हैं? देखो, पार्टनर टुक ओवर मशीन ऑफ 50,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ लोन ऑफ 60,000। भाई ये 60,000 के लोन के लिए 50 की मशीन लेके गया, तो मुझे मशीन से मतलब ही नहीं है, मुझे मतलब है कि कितने रुपए के लिए ये लेके गया। तो 60,000 रुपए ओवरऑल मेरे कम हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो रमा डेबिट होगा ये होगा 60,000 से, क्योंकि ये 60,000 की वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, 50,000 की मशीन ये तो 60 में लेके गया ना, मुझे मशीन का कोई मतलब नहीं है कि वो कितने रुपए की थी, कितने की मार्केट में बिक सकती थी, कुछ भी कोई मतलब नहीं है। ये बंदा 60 पे लेके गया, 60 वुड बी द आंसर। रमा डेबिट टू रियलाइजेशन, हाउ विल इट अफेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट? तो रमा को भाई डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 60। हाँ भाई, रियलाइजेशन को 60 क्रेडिट करेंगे। अच्छा, सब रियलाइजेशन के हिसाब से दिया क्या? क्रेडिटेड बाय 10 तो गलत है, अकाउंट क्रेडिट बाय 50 एंड नो इफेक्ट नहीं, सारी चीजें गलत है, सिर्फ एक आंसर सही है, ए। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 60,000, दैट्स अ सिंपल आंसर फॉर यू। ऑलराइट, तो हो गया बस। रमा का तो पूछा ही नहीं उन्होंने, सिर्फ रियलाइजेशन का पूछा था, तो ए इज द आंसर। आगे बढ़े भाई। ओके, नेक्स्ट, इक्का दुक्का तिक्का आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर ये। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च प्रॉफिट ऑफ 84,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने इनको नहीं दिया है एज पर द पार्टनरशिप डीड। वाइल पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, और तिक्का का देखना है सिर्फ के तिक्का के साथ क्या हुआ है, क्योंकि तिक्का विल बी यही है ऑप्शंस में, तो सिर्फ तीसरे पार्टनर का अपन कैलकुलेट करेंगे मोस्टली। चलो, इक्का दुक्का तिक्का पार्टनर्स, ठीक है। इंटरेस्ट, अब देखिए यार एक चीज़ यहाँ पे ना क्वेश्चन पढ़ के ही पता चल रही है। अगर 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा, मैं बताऊँ लॉस बहुत अजीब सा चीज़ है, मैं बता देता हूँ। आपको क्या करना था? विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट तो मुझे देना है, क्रेडिट करना है। कितना क्रेडिट करना है? ध्यान से देखिए तो 50,000 इसको, इक्का दुक्का को मेरे को देने हैं 40,000, और तिक्का को देने हैं मुझे 30,000। अब पता है एक्चुअली में देखा जाए तो इतना पैसा है ही नहीं आपके पास, 50, 40, 90,000, 1,20,000, आपके पास प्रॉफिट ही 84,000 है। आप कैसे दोगे? तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, याद है आपको कि जब पैसा ज़्यादा देना है और प्रॉफिट है कम, तो हम यूज़ करते हैं कौन सा? पेमेंट रेशियो। पेमेंट रेशियो पता है कि भैया इनको कितना देना था, उसका रेशियो निकाल लो। तो 5, 4 और 3 यही है, 5:4:3
कि रेशो में जितना भी अमाउंट होगा हम उसको बांट देंगे। ठीक है, बांट देते हैं 543 में, 543 यानी 12, तो 84,000 को सर 12वें रेशो में बांट दो। मैं सिर्फ टिक्का का निकालता हूँ यार, ठीक है, बाकी सबका करने का कोई सेंस ही नहीं है। 84 डिवाइडेड बाई 12 कितना आएगा? 12 डायरेक्टली जाता है क्या? अब इतना तो कैलकुलेशन मुझे भी नहीं आता। 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 और 24, 3 8 ज़ा 24, 0 0 0 4 4 6 ज़ा 24, 7 ज़ा 7,000। 7,000 इंटू टिक्का को सिर्फ देखो कितना मिलना था 3, 7 3 ज़ा, ये सब हटा देता हूँ, ठीक है, ये सब तो मैंने तुम्हें बताने के लिए बताया। सिर्फ टिक्का को देखो तो 21,000 क्रेडिट करने क्यों क्रेडिट करने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 21,000 रुपये इसको देना है। अब हमने इसको प्रॉफिट ऑलरेडी दे रखा है ना, मतलब 84,000 को अपन ने 2:1 में बांट रखा है ना फालतू का, ये प्रॉफिट वापस लेंगे, डेबिट करेंगे अपन। रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड विल बी डेबिटेड। रॉन्ग प्रॉफिट किया कितना था? तो सर 84,000 डिवाइडेड बाय 5 है ना इंटू 1, इसका यही था रेशो। देख लेते हैं कितना आएगा। 5 1 ज़ा 5 और 34 34 34, 5 6 ज़ा 30 30 हो गया, 4 4 4 0 0 0 0, 16,800 16,800 इससे डेबिट करने लेने हैं। ये मैंने इसको पहले ही दे दिए थे। 16,800 इससे लेने हैं, 21,000 इसको देने हैं एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो भी आंसर आएगा यहीं से ही आ जाएगा आपका। कितना आया सर? पहली बात तो क्रेडिट का फिगर बढ़ा है, तो क्रेडिट कितना? 21,000 में से 17 माइनस कर दो, 4,000, 4,200 4,200 क्रेडिट वुड बी द आंसर। अब देख लो, टिक्का विल बी डेबिटेड, गलत। टिक्का विल बी क्रेडिटेड बाय 4200, बिल्कुल सही। टिक्का विल बी क्रेडिटेड 6,000, गलत। टिक्का विल बी डेबिटेड, नहीं, टिक्का होगा क्रेडिट, टिक्का होगा क्रेडिट, टिक्का ही ना होना, टिक्का होगा क्रेडिट और 4200 से ये हो जाएगा क्रेडिट। तो बस बी इज द आंसर। लेट्स सी, बी 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 इज द आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, हो गया ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थक सा गया यार मैं करते करते। चलो एनीवे आगे बढ़ेंगे। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन मशीनरी अपीयर्स एट 10 lakhs and accumulated depreciation for the machinery appears at 6 lakh. This machine is taken over by creditor of 5,40,000 at 5% below the net value. ठीक है भाई। The balance amount of the creditor was paid through bank. By what amount should the bank account be credited for this transaction? ठीक है, यहाँ पे क्या करना है अपने को? सिंपल है, देखो, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन मशीन कितने की थी? 10 लाख की। मशीन पे डेप्रीसिएशन कितना था? 6 लाख था। तो मशीन की बुक वैल्यू कितनी बची बेटा आपके पास? सर बुक वैल्यू बची 4 लाख की। सिंपल, 4 लाख की बुक वैल्यू बची, 10 की मशीन थी, 6 तो डेप्रीसिएशन ही था, तो 4 लाख की बुक वैल्यू बची है। दिस मशीन वॉज टेकन ओवर बाय क्रेडिटर ऑफ 5,40,000 एट 5% बिलो द नेट वैल्यू। मतलब जो भी उसकी वैल्यू है, नेट वैल्यू है, बुक वैल्यू है, इसका 5% और कम पे ये लेके गया। तो 5% इसमें से मैं कर देता हूँ माइनस, तो मुझे पता चल जाएगा ये कितने पे लेके गया है। 5% कितना होता है बेटा? 10% होता है 40,000, 5% होगा 20,000, 3,80,000 रुपये ये लेके गया है। सिंपल, 3,80,000 रुपये पे लेके गया है। कितने का था? 5, इसको मतलब क्रेडिटर कितने का था? 5,40,000। 5,40,000 का क्रेडिटर 3,80,000 की मशीन लेके गया, तो बाकी बचा हुआ मुझे उसको बैंक से ही देना पड़ेगा। और वही उन्होंने पूछा है कि बैंक अकाउंट में कितना क्रेडिट करेंगे, तो बस देख लेते हैं अपन। 0 0 0 0 और 5 4 किया, 14 में से 8 is 6, ये 1,60,000 सीधा सीधा उसको और मुझे देना है, यही इन्होंने पूछा था। बैलेंस अमाउंट ऑफ द क्रेडिटर पेड थ्रू बैंक, तो जो बैंक से अपन ने दिया जो कितना था वो 1,60,000 रुपये, बाकी की तो मशीन लेके चला गया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी 1,60,000। नेक्स्ट वाले पे आगे बढ़ते हैं। राहुल, समर्थ, अयान were partners sharing profits and losses in the ratio 5:43. Ayan's fixed capital balance on 31st March was 2,70,000. Which of the following items would have affected the capital balance? अच्छा देखो, बोल रहे हैं कि अयान वयान था, जो भी था, ठीक है, इनका कुछ बैलेंस था। अयान का कैपिटल दिया हुआ है 2,70,000 था 31 मार्च 2024 को। अब आपको दिखाना है कि इनमें से क्या इसके कैपिटल को अफेक्ट करेगा। एक बार ये देख लो कि मेथड कौन सा है। अयान्स फिक्स्ड कैपिटल बैलेंस, अयान्स फिक्स्ड कैपिटल बैलेंस, इसका मतलब ये फ्लक्चुएटिंग वाला फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं, जिसमें 2 अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल और करंट, ये 2 अकाउंट बनते हैं। तो फिक्स्ड कैपिटल में क्या आता है आपको पता है? फिक्स्ड कैपिटल में क्या आएगा? क्या आएगा बोलना भाई? फिक्स्ड कैपिटल में सिर्फ 2 चीजें आएंगी, कौन सी? परमानेंट विड्रॉल और परमानेंट एडिशन।
ठीक है, मतलब एडिशनल कैपिटल जिसको आप बोलते हो तो वो आ जाएगी। अगर परमानेंट विड्रॉल है कुछ कि भाई एक ही बार में कैपिटल ही विड्रॉ कर दी तो वो वाली चीजें आती हैं। तो बस वही इसको अफेक्ट करेंगी, देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर नहीं करेगा अफेक्ट, क्योंकि ये तो करंट अकाउंट में आता है ना। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, बिल्कुल ये वाली चीज इसको अफेक्ट करेगी। रिडक्शन इन कैपिटल ड्यू टू कैपिटल एडजस्टमेंट, रिडक्शन इन कैपिटल, परमानेंट विड्रॉल है ना, रिडक्शन हुआ परमानेंटली कैपिटल में से लेके चला गया तो ये भी अफेक्ट करेगी। बोथ बी एंड सी वुड बी द आंसर, डी इज द आंसर। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट पे भी चलते हैं। शेयर्स इशूड एज स्वेट इक्विटी कैन बी, स्वेट इक्विटी वो होता है जो एम्प्लॉय को दिए जाते हैं। स्वेट मतलब पसीना, पसीना कौन बहाता है कंपनी में, एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय को कंपनी एक ऑप्शन देती है कि भैया हमारा शेयर है 100 रुपये का। अब वो कितने पे भी दे सकती है उसको, 100 का 100 पे भी दे सकती है, 100 का 110 पे भी दे सकती है अगर अच्छी कंपनी है तो। और मोस्टली ये देखा जाता है कि कंपनी एम्प्लॉय को ये डिस्काउंट पे भी दे देती है। इसी को बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। कि जैसे मैं नेक्स्ट टॉपर्स कंपनी में हूँ, नेक्स्ट टॉपर का समझो शेयर 100 रुपये का है, तो यार मुझे जब वो शेयर मिलेगा ना तो कंपनी एज ए एम्प्लॉय मुझे कुछ फायदा देगी, तो बोलेगी भाई 100 का शेयर आप 90 रुपये पे ले लो। बस स्वेट इक्विटी में ही शेयर जो है वो डिस्काउंट पे इशू हो सकता है, बाकी पब्लिक को आप डिस्काउंट पे शेयर्स इशू नहीं कर सकते, है ना। यहाँ पे पूछा है कि इशूड स्वेट इक्विटी शेयर्स, सॉरी शेयर्स इशूड एज स्वेट इक्विटी कैन बी, तो मैंने आपको बता ही दिया, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट किसी पे भी हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, 1 इज करेक्ट, ये करेक्ट, सारे करेक्ट कहाँ हैं, ऑल आर करेक्ट, सब करेक्ट है, सी है इसका आंसर, सब पे दे सकती है कंपनी। लेकिन भाई पब्लिक लिखा होता ना, स्वेट इक्विटी नहीं होगा, नॉर्मल पब्लिक होता, तो फिर अपन उसको पार पे और प्रीमियम पे दे सकते, डिस्काउंट पे नहीं दे सकते। याद रखना ये चीज थोड़ा सा है तो इंपॉर्टेंट। ओके नेक्स्ट, 2000 शेयर्स अलॉटेड टू रीगल ऑन विच 80 कॉल्ड अप एंड 50 पेड अप, मतलब 30 रुपए का कॉल इन अरियर, 50 रुपए का शेयर फॉर फीचर वर फॉरफिटेड एंड रीइश्यूड फॉर 70 ईच एस 90 पेड अप, 70 रुपए लिए हैं, 90 रुपए पेड अप है, इसका मतलब 20 रुपए का डिस्काउंट दिया है आपने, मतलब 20 रुपए शेयर फॉर फीचर में से यूज किए हैं। ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कितना करोगे आप, अरे बहुत सिंपल है यार, मतलब विदाउट कैलकुलेशन ही दिख रहा है। 50 रुपए टोटल मिल गए शेयर फॉर फीचर के और 20 रुपए उसमें से यूज किए, तो बचे कितने, 30 रुपए। कितने शेयर्स पे, 2000 शेयर्स अलॉटेड टू रीगल, 2000, बस 2000 शेयर्स पे हो गया आंसर। 3 2 6 1 2 3 4 60,000 बी। समझे आप बात को भाई, शेयर फॉर फीचर का था 50 रुपए, 50 रुपए मिल चुके थे तो 50 रुपए फॉरफिट हो गए। इसमें से मैक्सिमम डिस्काउंट 50 ही दे सकता हूँ, लेकिन 20 रुपए ही डिस्काउंट दिया तो 30 रुपए बच गया ना, वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। 30 रुपए ऑन 2000 शेयर, 60,000 डायरेक्टली आ गया आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रोहित, विराट, शिखर वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1:1. Their capital balance as on 31st March was 3 lakh, 2 lakh 70 respectively. On the same date, they admitted Hardik as a new partner for 20% share. 20% का मतलब 1/5 शेयर के लिए हार्दिक भाई आ रहे हैं हमारे पास। हार्दिक was to bring 80,000 for a share of goodwill and 1/5 of the combined capital. 1/5 of the combined capital of all the partners of the new firm. तो बस यहीं से अपने को कैपिटल ही निकालनी होगी, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल बॉट इन, तो कैपिटल अपन निकाल लेंगे, न्यू कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो बेटा न्यू के लिए आपको क्या करना है, न्यू कैपिटल के लिए आपको पता है कि सारे के सारे पार्टनर्स का नया कैपिटल, यानी ये पुराना कैपिटल प्लस इसकी गुडविल भी ये लेके आया तो ये भी मिल गई होगी इनकी तीनों को, तो इन सबको प्लस कर देंगे। 3 लाख, 2,70,000 और 2,50,000 और 80,000 ये 0 0 0 0 7 5 12 8 0 2 2 3 5 5 और 4 9, 90,000 आ गई आपकी कैपिटल। कौन सी कैपिटल, रिमेनिंग पार्टनर्स की नई कैपिटल, रिमेनिंग पार्टनर्स की नई कैपिटल। ठीक है, मतलब 9 लाख रुपए जो कैपिटल है इसमें हार्दिक भाई की कैपिटल अभी तक नहीं है, तो इसमें से हार्दिक भाई की कैपिटल कैसे निकालेंगे, मतलब इसमें से पहले टोटल कैपिटल निकालेंगे। टोटल कैपिटल कैसे आएगा भाई, देखो हार्दिक आ रहा है 1/5 के लिए, 1/5 के लिए, तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग बचा सर हमारे पास 4/5 पार्ट, 4/5 बचा और 4/5 ही इक्वल है 9 लाख के, है ना। तो टोटल निकालने के लिए इनटू करेंगे रेसिप्रोकल 5/4। आई बात समझ में भाई, रिमेनिंग कैपिटल में 5/4 का इंक्लूड करूंगा तो ऐसे में यहां से मेरी टोटल कैपिटल निकल जाएगी, है कि नहीं, टोटल कैपिटल निकल जाएगी। टोटल कैपिटल का हार्दिक कितना लाएगा 1/5, टोटल कैपिटल का हार्दिक कितना लाएगा 1/5। ठीक है, तो बस मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, 5/5 कैंसिल, 9 लाख डिवाइडेड बाय 4, 9 लाख का आधा होता है 4.5 लाख, 4.5 लाख का आधा 2,25,000, तो डायरेक्टली इसका आंसर आया 2,25,000, ये हार्दिक भाई
लाएंगे। पांड्या कितनी लाएगा? 2,25,000। ए इज द आंसर। हो गया, ठीक है, हार्दिक भाई भी खुश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ABC व पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। B died on 31st August 2023 and the total amount transferred to B's executor was 13,20,000। ठीक है, मरा कब, ये वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ओके, मैम ऐसे डेथ लिखा होता है तो सही है, ऐसे मैं बोलता हूँ ना मरा, तो फिर वो ऐसे दिल मेरा बोलता है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर मरा तो मरा ही होता है ना यार। टोटल अमाउंट ट्रांसफर टू बीस एग्जीक्यूटर वॉज 13,20,000। बीस एग्जीक्यूटर वॉज being paid rupees 1,20,000 immediately and the balance was to be paid in 4 equal semi-annual installments together with interest 10% per annum। ठीक है, सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट यानी हर 6 महीने में बंदे को इंस्टॉलमेंट मिल रही है। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी क्रेडिटेड टू बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 विल बी, गया कब ये? 31 अगस्त को। अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने हो गए। सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स इसको जानिए, 6-6 महीने की। टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी क्रेडिटेड, टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देखना है, तो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 31 मार्च तक, तो 7 महीने का इंटरेस्ट हुआ। देख लेते हैं, 13,20,000 थे जिसमें से 1,20,000 दे दिए तो बचे कितने? 12 लाख टोटल। भाई 13,20,000 में से 1,20,000 तो कैश दे दिया आपने उसको, तो बचा 12 लाख जिसका लोन करवाया है भाई ने। तो 12 लाख रुपए पे 7 महीने का इंटरेस्ट और 7 महीने का इंटरेस्ट और 10% पर एनम पे वो है 10%। करो भाई, इसको हो जाएगा आंसर 0,0,0,0 ये कैंसिल। 12 वन टाइम 1 लाख, 1 लाख नहीं है, 4 जीरो है, 70,000। 70,000 का इंटरेस्ट भाई को देना है। 70,000 है, ए है, देखें ए है, इसका आंसर होना तो चाहिए, हाँ ए है। ठीक है, तो बस ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिंग एंड काइट आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार पहले भी करवाया है मैंने, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन के चलना। स्ट्रिंग एंड काइट वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एंड 5:3। They admitted Spinner as a new partner. String sacrificed 1/4 from his share. 1/4 from his share. 1/4 from his share. And Kite sacrificed 1/6 of his share. अब यहाँ पे TH नहीं लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ अगर easy रहे। 1/6 of his share. Kite 1/6 of his share दे रहा है। String sacrificed 1/4 from his share. मतलब यहाँ पे from his share और of his share में बहुत बड़ा फर्क है। खुद के शेयर का और अपने शेयर में से, ये हिंदी हो गया दोनों की। भाई 1/4 फ्रॉम शेयर में, मैं अपने शेयर में से 1/4 देता हूं, और ये क्या बोल रहा है? सेक्रीफाइस 1/6 ऑफ हिज शेयर, मैं अपने शेयर का 1/6 देता हूं, है ना। तो दोनों अलग चीज है, ध्यान से देखो इसका कैलकुलेशन कैसे हुआ। ये जो स्ट्रिंग है ये क्या हुआ, इसको चलते चलते यहाँ चल रहा है, यहाँ पे भी चल जाना। हाँ, तो ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का था कितना भाई? स्ट्रिंग था 5/3, 8 सॉरी 5/8, 5:3 ना, 5/8। 5/8 में से 1/4 दे रहा है, 5/8 में से 1/4 दे रहा है। तो देख बेटा, डायरेक्टली 1/4 माइनस करूंगा, डायरेक्टली 1/4 माइनस करूंगा, कितना बचेगा? बचेगा कितना? होल अपॉन 8, 5 माइनस 2 को समझ में आया ना? अरे ये तो एलसीएम तो ले ही लेगा यार, इतना होशियार तो है। 3/8 बचा बंदे का, 3/8 बचा। ठीक है, स्ट्रिंग का बचा 3/8। दूसरे वाले का देख, काइट का, काइट बोल रहा है, काइट का था 3/8, बोल रहा है 1/6 ऑफ हिज शेयर, इसके शेयर का 1/6 ये दे रहा है। तो शेयर का 1/6 होगा कितना, पहले निकाल देते हैं। 3 1 जा 3, 8 और 6 8 जा 48, तो यही वो इतना देगा उसको। ठीक है, अब दूसरे का भी निकालूंगा मैं, बंदे का भी निकालूंगा, वो तो निकालना ही पड़ेगा। तो 3/48 इससे सेक्रीफाइस किया, तो बचा कितना, रिमेन कितना किया? सर 3/8 था, 3/48 इसने दान में दे दिया, तो इसके पास बचा कितना? 48 में यहाँ पे ले लेता हूँ, -3 यहाँ ले लेता हूँ, और 8 कितने टाइम्स आता है भाई? 6 टाइम्स ना, 6 8 48, तो 6 3 18, ये हो गया 18। तो इसका नया शेयर बचा 15/48। ठीक है भाई, समझ आया? ठीक है, ये थोड़ा सा सही वाला क्वेश्चन था। 1/4 फ्रॉम हिज शेयर, तो इसके शेयर में से 1/4 डायरेक्टली माइनस, 1/6 ऑफ हिज शेयर, तो 1/6 मैंने निकाला है बैठ के, फिर मैंने माइनस किया उसको। इसके बाद आखिरी कौन बचा है? नाम क्या? स्ट्रिंग काइट था, और दे एडमिटेड स्पिनर। स्पिनर का भी निकाल लेते हैं। तो स्पिनर को ए से मिला, यानी स्ट्रिंग से मिला 1/4 डायरेक्ट, और काइट से मिला 3/48, काइट से मिला 3/48,
तो स्पिनर वाई के पास कितना चला गया, होल अपॉन 48 और 4 12 टाइम्स हो जाएगा, तो 12 + 3, सही कर रहा हूँ ना मैं, 4 12 टाइम्स ही आता है ना, 4 10 से 40, फिर 12 12, ठीक है 12 ऊपर आ गया, 1 से हो गया, 12 + 3 ये हो गया 15/48। ओके चलो नया रेशो आ गया 15/48, 15/48, इसको भी 48 बना देते हैं। 48 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूँ, 8 6 × 48, चलो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये हो जाएगा 18/48। तो नया रेशो निकल के आ गया, नया रेशो निकल के आ गया, नया रेशो इज 18:15:15, मैं 15 बोल रहा हूँ, 18 लिख रहा हूँ, हाँ, फिर 18 15 15 किससे डिवाइड करें, 3 से कर देते हैं, तो 3 से डिवाइड कर दिया इसको मैंने, 3 6 है 3 5 3 5 655, फर्स्ट वन, ठीक है, ए इज द आंसर 655। चलो हो गया ये भी, आगे बढ़ते हैं। रेस्टिंग अ पार्टनर ऑफ द फर्म अंडर डिसोल्यूशन वाज टू गेट अ रेम्यूनरेशन 2% ऑफ द टोटल एसेट्स अदर देन कैश and 10% of the amount distributed to the partners. Sundry assets include ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं। Calculate Rustings remuneration and show your workings clearly. Also pass necessary journal entry. अब इसको मैं करता नहीं हूँ यार, मैं थोड़ा सा ना तुम्हें बता देता हूँ, है तो सिंपल सा क्वेश्चन, ये चल रहा है आज तो चल रहा है। तो रस्टिंग अ पार्टनर इज ये डिसोल्यूशन में टू गेट अ रेम्यूनरेशन 2% इसको रेम्यूनरेशन मिलने वाली है, किसकी, टोटल एसेट्स रियलाइज अदर देन कैश, पहला तो वही निकाल देते, टोटल एसेट्स रियलाइज अदर देन कैश। सन्ड्री एसेट्स कितने के थे भाई, इंक्लूडिंग कैश, ये रियलाइज एट 1,16,000, 8,000 कैश इंक्लूड करके 1,16,000 के थे, तो इन्होंने मतलब कैश थोड़ा ना रियलाइज होता है ना, तो 8,000 माइनस कर दो, तो 1,08,000 पे पहले तो 2% इसको दे देंगे, इतना समझ में आया, 8 पे 2% दे देंगे, देखो करा ही होगा, 1,08,000 पे 2% 2160 तो इसको दे दी, ये वाला फिगर आ गया अपने पास। दूसरा देख लेते हैं, 10% ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर, सन्ड्री एसेट्स रियलाइज्ड एट दिस एंड सन्ड्री लाइबिलिटीज टू बी पेड 31340, लाइबिलिटी कितनी देनी है 31340, और 2% ऑफ द टोटल एसेट्स रियलाइज्ड अदर देन कैश एंड 10% ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स, तो पार्टनर को कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, 1,16,000 रुपए कैश रखा था मेरे पास टोटल, जिसमें से उन्होंने बोला एसेट कितने के रियलाइज हुए, तो भाई 8,000 का कैश रियलाइज नहीं हुआ, 1,08,000 रुपए के एसेट रियलाइज हुए, उस पर 2% तो मैंने उसको दे दिया। अब टोटल कैश कितना है, 1,16,000 मेरे पास टोटल पड़ा है, इसमें से 31,340 की लाइबिलिटी माइनस करूंगा, 1,16,000 में से 31,340 की मैं लाइबिलिटी माइनस करूंगा, जो भी मेरा आंसर आएगा इसका 10% भी इस भाई को चाहिए, ठीक है, बस ऐसे ही निकाल लेंगे अपन, ये अमाउंट पेबल इसमें से ये माइनस किया, ये आया, इसका 10% भी इस भाई को देना पड़ेगा, 8466 और ये 8466 और ये दोनों मिला के ये इसकी रेम्यूनरेशन बन जाएगी, ठीक है। रेम्यूनरेशन जब देते हैं, देना है पार्टनर को, तो मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रस्टिंग, अमाउंट वही वाला आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, करके जरूर देखना, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। Next question, ABC are partner sharing profits and losses in the ratio 2:1. C died on 1st July. On which date the capitals of ABC after all necessary adjustments stood at 74, 63 or 42 respectively. A and B continued to carry on the business for 6 months without settling the accounts of C. ठीक है भाई, 1 जुलाई के बाद 6 महीने इन्होंने और चलाया बिजनेस, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये ईयर का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि दिसंबर में ये ईयर खत्म हो रहा है, मार्च तक वाला है नहीं, ठीक है, क्योंकि बोल रहा भाई ने कि 6 मंथ और बिजनेस चलाया है, 31 जुलाई के बाद 6 मंथ यानी 31 दिसंबर पे जाके ये खत्म ही हो रहा है साल अपना, ठीक है, याद रखना थोड़ा सा इस चीज को, आगे काम आएगी। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स प्रॉफिट वॉज 20,500 वॉज द प्रॉफिट। स्टेट विच ऑफ द 2 ऑप्शन, देखो 2 ही ऑप्शन होते हैं इसमें, कि जब पार्टनर को आपने पैसा नहीं दिया, उसकी डेथ हो गई, पार्टनर को पैसा नहीं दिया, तो ये पार्टनर की डेथ हुई समझो इस दिन पे, इस दिन के बाद जितने दिन भी कंपनी और चल रही है, तो जो एग्जीक्यूटर होता है उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। क्या ऑप्शन होते हैं, पहला तो सबसे पहला कि ये जो इसका कैपिटल बन रहा था, समझो इस बंदे को 1 लाख रुपए देने थे, तो 1 लाख पे जितना ब्याज हुआ, आपने 6 महीने बाद पैसा दिया, तो 1 लाख पे 6 महीने का जितना ब्याज हुआ, पहला तो वो, या तो फिर इतने 6 महीने में जो आपने प्रॉफिट कमाया,
इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा उसका पैसा आप इसको दोगे, ठीक है, जो भी ज्यादा होगा उसका पैसा आप दोगे। बस यही चीजें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहला तो अपन ये देख लेते हैं कि इसका ब्याज कितना बना। ब्याज कितना बना, तो 20,500 का ब्याज बनाएंगे 6% के हिसाब से। देख लेते हैं यहाँ पे ब्याज 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 इंटरेस्ट 6% पर एनम, ये था इसका अमाउंट, ठीक है, इनटू, एक मिनट रुकना तो कितनी थी कैपिटल, हाँ 42,250, ये तो प्रॉफिट है यार, मैंने इस पे ऐसे हाथ लगा दिया था। तो 42,250 इसकी कैपिटल थी। 6% के हिसाब से ब्याज कितना बन रहा है 6 महीने का, 1267.5 ये ब्याज बन रहा है। प्रॉफिट भी देख लेते हैं, और प्रॉफिट 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 कैपिटल रेशो में इसको मिलता है। याद रखना भाई ये वाली चीज, कैपिटल रेशो में प्रॉफिट मिलता है आफ्टर डेथ, मरने के बाद कैपिटल रेशो पे मिलता है, मेन रेशो पे नहीं, एग्रीड रेशो पे नहीं, है ना। तो कैपिटल रेशो में अपन प्रॉफिट निकाल लेंगे। कैपिटल रेशो में कैपिटल मत निकालना बैठ के, मैं सिंपल तरीका बताता हूं भाई। देख कैपिटल रेशो वैसे भी क्या होगा, दिस इज टू दिस डिवाइडेड बाय टोटल। अभी आप सिंपल एक काम करो, मतलब टोटल कैपिटल तो यही है, इसमें से रेशोज निकालने का कोई सेंस नहीं है। अब इन सबको प्लस करो और इस बंदे को ऊपर लिख दो। कहने का मतलब इनका टोटल मैं पहले देख लेता हूँ, 1,80,000, इन तीनों का सम आ रहा है 1,80,000। 42,250 अपॉन 1,80,000 ही तो इसका रेशो है, कैपिटल रेशो। इसको डिवाइड करके क्यों देखना है मुझे, मेरे को डायरेक्टली मुझे पता है कि ये रेशो है। और प्रॉफिट कितना है, तो 20,500,000 मेरा प्रॉफिट है। डायरेक्टली ये कैलकुलेशन कर दूंगा तो इसका प्रॉफिट का पार्ट ही आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम में भी यही कैलकुलेशन करना सिंपल रहेगी, इन्होंने भी यही करी है। ये अपॉन 1,80,000 इंटू जो भी प्रॉफिट आया, तो डायरेक्ट आपका प्रॉफिट आ गया 4812। अब अगर तुम दिमाग वाले हो तो तुम मुझे एक चीज़ बताओ कि तुम्हें ये ऑप्शन है तुम्हारे पास और ये ऑप्शन है, कौन सा पैसा चूज करोगे। तो ऑब्वियसली आप चूज करोगे कि भैया जहाँ पे ज़्यादा पैसा मिल रहा है। तो अगर उन्होंने पूछा कि क्या करेंगे, लिखा ही हुआ है सी शुड एक्सरसाइज ऑप्शन 1, क्योंकि इसमें उसको ज़्यादा पैसा मिल रहा है। दैट्स अ सिंपल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोलते हैं इसमें, अमित कार्तिक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, बाकी सारी चीज़ें हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12%, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 4 years वॉज 30,000, कैलकुलेट सौरभ शेयर ऑफ गुडविल। सौरभ का गुडविल का शेयर निकालना है, चलो देख लेंगे इसको। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। सौरभ का शेयर ऑफ गुडविल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है और एवरेज प्रॉफिट दिया है, मतलब मुझे चाहिए कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट यूज करना पड़ेगा। समझ में आया ना, क्यों, क्योंकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है, एवरेज प्रॉफिट भी दिया है। ऊपर देख लेते हैं, हो सकता है सुपर प्रॉफिट हो, वो भी देख लेते हैं। They decided to admit Saurabh for an equal share in the profits. For this purpose, goodwill of the firm to be valued at a 4-year purchase of super profit. तो ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट लगा देंगे, कोई नहीं, सुपर प्रॉफिट मेथड लगाना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म सब कुछ दिया हुआ है। सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, बस इतना ही करना है। एवरेज प्रॉफिट तो अपने को दिया हुआ है ना, आई थिंक कितना दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। अच्छा चलो थोड़ा सा तुम्हारे लिए आसान हो गया, एवरेज प्रॉफिट जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है 30,000। एंट्री में आप क्या करोगे, सबसे पहले तो बेटा कैपिटल, टोटल कैपिटल निकाल लो। टोटल कैपिटल कितनी होगी, तो 90,000 ये कैपिटल, 50,000 ये कैपिटल और रिजर्व्स भी ऐड होंगे, तो टोटल कैपिटल आपकी हो जाएगी 90 + 50 कितना होता है, 1,40,000, 1,60,000, 1,60,000 इज द कैपिटल एम्प्लॉयड। यहीं पे कहीं लिख दूँ क्या, अरे यहाँ लिखा होगा ना, कैपिटल ऑफ द फर्म 1,60,000, ठीक है, क्योंकि कैपिटल प्लस रिजर्व करेंगे 1,60,000 अपनी कैपिटल आ गई। नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो इस पे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है, 1,60,000 पे 12% कितना होना चाहिए, 1,60,000 पे 12% 19,200 हो रहा है। आपका प्रॉफिट कितना है, तो सर हमारा प्रॉफिट 30,000 है एवरेज प्रॉफिट। सर सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा यहीं से, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करके, ये आ गया आपका सुपर प्रॉफिट 10,800। गुडविल निकालने के लिए क्या करना है, इंटू 4 करना है सर, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ था 4 year परचेस, गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट 4 year परचेस। तो जो भी आपका सुपर प्रॉफिट आया उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपकी गुडविल आ जाएगी। गुडविल का ये बंदा कितने के लिए आ रहा है, दे डिसाइडेड टू एडमिट सर फॉर इक्वल शेयर, यानी इसका 1/3, इसका 1/3 आप निकाल लोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था थोड़ा, ठीक है। चलो इसमें कोई डाउट नहीं आएगा, आप करके सारे क्वेश्चन देखना, ऐसा नहीं कि बस हाँ हो गया बहुत इजी, करके देख तो पता चलेगा कि इजी नहीं था, है ना। एक आध कैलकुलेशन हो सकता है नीचे ऊपर हो जाए, फिर आके देखना अच्छा हाँ ठीक है समझ में आ गया, पर करके देखना, सिर्फ मुझे मत देखो करते हुए, क्योंकि मैं भी भाई सैम्पल पेपर का एनालिसिस लेके आया हूँ। सैम्पल पेपर सॉल्व करूंगा तो 3 घंटे तो मिनिमम है, इतना तो तेरे पास टाइम भी नहीं है, वो टाइम तू लगा,
मैं देखो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कैसे होगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात है सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बता दूंगा। बुद्धा लिमिटेड took over assets 4 lakh and liabilities 6,50,000 of Guinea Limited. Buddha Limited issued 30,000 8% debentures of 100 each at 10% discount. मतलब 90 रुपीज़ पे इसने इशू किए हैं। To be redeemed at 5% premium along with a check of 5 lakh. 5% प्रीमियम पे रिडीम करेंगे, मतलब लॉस ऑन इशू भी है। और चेक दिया इन्होंने 5 लाख का, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बुद्धा। अब देखो यार, पता है इसमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि आपको डायरेक्टली दिया हुआ है। तो यहाँ पे डायरेक्ट अगर मैं परचेज कंसिडरेशन देखूँ ना, तो मुझे पता है कि परचेज कंसिडरेशन कितना होना चाहिए, 30,000 शेयर, 8% डिबेंचर्स, सॉरी शेयर्स बोल दिया ना मैंने गलती से, डिबेंचर 30,000 डिबेंचर, 100 का 10% डिस्काउंट पे, 90 रुपये पे मैंने इशू किया है। तो यहाँ पे मुझे ये पता है कि ये तो 30,000 इंटू 90 एक परचेज कंसिडरेशन में आएगा ही। कितना आता है, 3 9 27 फॉलोड बाय 1 2 3 4 5 जीरोस, और 5 लाख रुपए मैंने इसको और दिए हैं। तो टोटल कंसिडरेशन हुआ 32 लाख रुपीस का, 32 लाख रुपए दिए हैं। ली कितने की चीज़ें मैंने, ये भी तो देखो, 40 लाख का एसेट और 6,50,000 की लाइबिलिटी है ना। तो ली कितने की चीज़ें, एसेट माइनस लाइबिलिटी करेंगे तो डायरेक्टली कितना आ जाएगा, डायरेक्ट करता हूँ मैं, 40 माइनस 7 करेंगे तो कितना होता है, 33,500 33,500 की चीज़ों के लिए मैंने 32 लाख 32 लाख दिया है, मतलब 1,50,000 का मेरा कैपिटल रिजर्व है, फायदा है। ठीक है, बस एंट्रीज कर देंगे। एसेट्स अकाउंट डेबिट 40 लाख, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट 6,50,000, इसको देना कितना है, परचेज कंसिडरेशन वो मैंने अभी निकाल के दिखाया 32 लाख, कैपिटल रिजर्व में आ गया 1.5 लाख, क्योंकि भाई 33,500 की चीज़ें हो रही है ना, दिए सिर्फ 32 लाख है, तो 1,50,000 आपका कैपिटल रिजर्व। बाकी तो आप इशू कर दो, डिबेंचर इशू करने की एंट्री, लॉस ऑन इशू भी आएगा यहाँ पे, क्योंकि लिखा हुआ था 5% प्रीमियम है, तो याद रखना बेटा 5 रुपये प्रीमियम के लॉस ऑन इशू पे ये भी आप दोगे 3,000 शेयर पे, तो 5 3 30,000 शेयर्स पे, सॉरी, तो 30,000 इंटू 5 45, ये लॉस ऑन इशू भी आएगा। गिनी लिमिटेड को आपने पैसा कितना देना है, 32 देना है। दो तरीके से दोगे, बैंक से दोगे, आप 5 लाख रुपए चेक दिया था। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन तो यही वाला है बेटा, यही वाला प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना, 5 3 15। अच्छा, यहाँ पे लॉस ऑन इशू टोटल लिखा है 5 3 प्लस डिस्काउंट का भी इन्होंने इसमें ऐड कर दिया है। डिस्काउंट कितना था, 30,000 शेयर पे 10 रुपए का डिस्काउंट, तो ये दोनों प्लस करके इन्होंने 4,50,000 लिखे हैं। 3 लाख इंटू 30,000 इंटू 5 1,50,000 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, वो एंट्री है यहाँ पर। आई थिंक ये तुम्हें अच्छे से आती होगी अभी। भाई अगर नहीं आती ना, अगर नहीं आती मैं बता देता हूँ, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परचेज कंसिडरेशन, शेयर्स इशू और डिबेंचर्स इशू अदर देन कैश, बहुत इंपॉर्टेंट है, अदर देन कैश। मैं 3 दिन से क्वेश्चंस अलग अलग करवा रहा हूँ, और तीनों ही दिन मैंने आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताई है, ज़रूर करके जाना। ये हो गई आपकी एंट्री, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे आते हैं। कंपनी फॉरफिटेड 8,000 शेयर्स ऑफ 10 each on which 8 were called including 1 premium, 8 were called including 1 premium and 6 was paid including 1 premium। ठीक है, 8 was called including 1 premium, 8 was called including 1 premium, 6 were received including 1 premium। ऐसे मैं उसको लिख दूंगा कि भाई इतना अमाउंट होगा, इतना प्रीमियम। Out of these 5,000 shares were issued at a maximum possible discount। ठीक है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट कितना हो सकता है, पहले तो आप ये देखो, कंपनी फॉरफिटेड 8,000 शेयर्स 10 each at which 8 were called and 6 were paid including 1 premium। ठीक है, 6 were paid, तो भाई फॉरफीचर में कितना आएगा, यही अमाउंट आएगा शेयर फॉरफीचर में। लेकिन क्योंकि प्रीमियम मेरे को मिल चुका है, तो इसकी एंट्री तो मैं करूंगा नहीं, प्रीमियम को फिर से तो मैं देखूंगा नहीं, तो मतलब मेरा शेयर फॉरफीचर का अमाउंट कितना है, सर शेयर फॉरफीचर का अमाउंट है 5 रुपए ऑन नंबर ऑफ शेयर्स। 8,000 शेयर है, मैं 5,000 पे रीइशू कर रहा हूँ, 5,000 को रीइशू कर रहा हूँ, तो मैं डायरेक्टली देखूँ तो 5 इंटू, क्योंकि रीइशू 5,000 शेयर ही किए हैं, 5,000 पे 5 रुपए मुझे पहले से मिल चुके हैं, यानी 25,000 रुपए मुझे पहले से मिल चुके हैं। यही है आपका मैक्सिमम डिस्काउंट, 25,000 रुपए, बस इतना सा करना था, और क्या, 25,000 रुपए आपका मैक्सिमम डिस्काउंट है, और 8 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर है। पता है क्यों, आप बोलोगे 8 क्यों, देखो नहीं 7 रुपए इवन, क्योंकि 7 वर कॉल्ड ना, सिर्फ 7 रुपए कॉल किए हैं आपने अभी तक कितना कॉल किया है, सिर्फ 7 रुपए, 1 रुपए तो उसमें प्रीमियम ही था,
तो ये 3 रुपये तो है ही नहीं, मतलब 7 रुपये से एंट्री होगी। चलो कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। कैपिटल में तो अपन देख लेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, आपने 8000 शेयर देखें और इस पे कितना कितना 7 रुपये, समझे क्यों? 1 रुपये प्रीमियम मिल चुका, गायब कर दिया, मिल गया गायब कर दिया, तो 8000 इंटू 7 करके 56 आया। शेयर फॉरफिटेड में 8000 इंटू मिल तो 6 रुपये गए थे पर एक प्रीमियम का था, गायब कर दिया, तो 5 रुपये यहाँ पर आएंगे। 8000 इंटू 5 40,000, और कॉल इन अरियर सर 8000 पे कितना 2 रुपये नहीं मिला, 2 रुपये नहीं मिला, 7 रुपये टोटल थे, 5 रुपये मिल चुके, 2 रुपये नहीं मिले, वो अपन ने अरियर में डाल दिया। शेयर फॉरफीचर का पैसा मुझे यूज करना है, कितना यूज करूंगा वो कैसे पता चलेगा, कितना यूज करूंगा कैसे पता चलेगा? आपने बोला मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं? 8000 शेयर पे 5 रुपये, अब इशू रीइशू 5 कर रहे हो तो 5000 पे 5 रुपये, तो शेयर फॉरफीचर में मैक्सिमम डिस्काउंट मैं कितना दे सकता हूँ? 5000 शेयर हैं या डिबेंचर है कि शेयर है? शेयर, 5000 शेयर पे 5 रुपये, इतना ही मैं दे सकता हूँ, 25,000, ठीक है। सॉरी शेयर कितने का है? तो सर शेयर की अभी तक 7 ही रुपये मंगवाए थे आपने, याद रखना ये चीज, रीइशू हो रहा है आखिरी कॉल से पहले, तो यहाँ पे 7 रुपये ही आएगा। 5000 इंटू 7 रुपये का शेयर, ठीक है, 7 5 से 35,000, बाकी जो बचा कुछ है वो आप बैंक से ले लो, मतलब 7 में से 5 रुपये तो ये यूज कर लिए, तो 5000 रुपये पे 2 रुपये और मंगवा लो, हो गया खत्म क्वेश्चन। समझे बात को? तो ये क्वेश्चन देख क्या डायरेक्ट नहीं था, डायरेक्ट नहीं था, आपको डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है कि क्या करना है उसमें, नंबर ऑफ शेयर्स ये वो, आपको सब निकालना है भाई, इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई प्रीमियम मिल गया, मैं इसको फॉरफीचर की एंट्री में नहीं लिखूंगा, ये दिमाग लगाना था इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये अगेन इट इज अ सिंपल क्वेश्चन। बैट कैट रैट आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन रेशियो 5:3:2। कैट रिटायर्ड, कैट रिटायर हो रही है, ठीक है, बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट 4 लाख है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट 4 लाख की है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 1 लाख का है। फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों बनता है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर कम हुई तो मैं इस रिजर्व को यूज करूंगा। वॉज अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट पास्ट नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई तो यूज करूंगा, बढ़ी तो क्या करूंगा, बढ़ी तो मेरे को रिजर्व का काम ही नहीं है, पार्टनर्स में बांट दूंगा, है ना। इन्वेस्टमेंट 4,80,000 की हो गई, 4 लाख की थी, 4,80,000 मार्केट वैल्यू है, तो बढ़ गया है, मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है, मेरे रिजर्व का कोई यूज नहीं है, बांट दो, रिजर्व को उठाओ बांट दो, ये रिजर्व उठाया 1 लाख, ओल्ड रेशो जो भी इनका है 5:3:2, इसमें बांट दिया, 5:3:2 में 5:3:2 बांट दिया, सिंपल, ठीक है। अब ये 80,000 रुपये बढ़ गई है ना, तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ा भी दो आप, तो रिवैल्यूएशन की एंट्री कर देना, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट बढ़ गई तो टू रिवैल्यूएशन, कितना 80,000 से, तो ये भी एंट्री कर देंगे कि 80,000 हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ भी गई है, ये दूसरी एंट्री, ठीक है, सिंपल सा था। केस 2 देख लेते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज 3,80,000, 20,000 यूज हो गए, मतलब 4 लाख पे दिख रही थी, अभी 3,80,000 पे दिख रही है, 20 का नुकसान, नुकसान कहाँ से निकालेंगे? फंड में से, बचा हुआ फंड क्या करेंगे? पार्टनर्स को बांट देंगे, ठीक है, तो बचा हुआ फंड बांट देंगे। 1 लाख का फंड था, 20,000 आप डालोगे अपना मशीन में, बाकी 80,000 आप बांट दोगे 5:3:2 में। तो दूसरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 1 लाख का, 20,000 पहले इन्वेस्टमेंट में डाल दोगे, ये डाल दिया मैंने, क्योंकि 3,80,000 की हो गई ना यार, तो मेरे को 4 लाख पे ही दिखानी है, तो ये 20,000 तो यहाँ डाल दिया, बाकी बचा कितना 80,000, 80,000 को आप बांट दोगे 5:3:2 में, ये बांट दिया, खत्म। आया लास्ट वाला देख लेते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज 2,90,000, बहुत ही ज़्यादा कम हो गया, 2,90,000 हो गया। अब इन दैट केस 1 लाख का रिजर्व बना रखा था, तो वो तो यूज पूरा का पूरा ही हो गया, 10,000 और यूज हो गए, तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन ही करोगे आप, यहाँ पे एक और एंट्री होगी रिवैल्यूएशन की, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। क्यों करा ये ऐसा मैंने? क्योंकि और लॉस हो गया है, तो लॉस हुआ तो क्या रीवैल्यू हुई ना, वो और कम हुई इसकी वैल्यू, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट की एंट्री आप और करोगे, वो अपन यहाँ पे साथ में कर देंगे। रिवैल्यूएशन टू जो मैंने लिखा ना, रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट, वो आप फंड के साथ मतलब 3 एंट्री होगी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी यहीं लग गया सर पूरा, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को भी डेबिट कर दोगे 1 लाख से, ये पूरा ये लग गया। रिवैल्यूएशन में 10,000 और लग गए, ठीक है, कितना लग गया टोटल? 1,10,000 रुपये मशीन पे और लग गया, समझे, 1,10,000 वैल्यू कम हो गई, तो ये एंट्री अपनी एक बार और हो जाएगी। ये रही एंट्री, इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन टू सॉरी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 1,10,000, ठीक है। अब इस रिवैल्यूएशन को बांटेंगे भी पार्टनर्स में, भाई रिवैल्यूएशन कहाँ जाएगा? पार्टनर में बटेगा ना, तो पार्टनर्स में बांट दो, यानी कौन है? ABC है नहीं, बैट कैट रैट अकाउंट डेबिट
टू रिवैल्यूएशन, बैट कैट रेट टू रिवैल्यूएशन, वही 5:3:2 में 10,000 को 5, 3 और 2 बांट दिया, खत्म। आया, हो गया, समझ आया। चलो अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस पे। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ कंपनी फॉरफिटेड सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स फेस वैल्यू 10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी ऑफ 4। 10 रुपए का शेयर है, 4 रुपए नहीं मिले, 6 रुपए मिल चुके होंगे जो फॉरफीचर का अपना अमाउंट है, ठीक है। दीज शेयर्स वर रीइश्यूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5 रुपए के डिस्काउंट पे इशू किए हैं। बेटा देखो 6 रुपए तो अपने को मिल चुके होंगे, इसमें से 5 रुपए के डिस्काउंट पे ये इशू किए हैं, तो मतलब शेयर फॉरफीचर में बचा आपके पास 1 रुपया जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। आगे देख लेते हैं। एंड अमाउंट ऑफ 4500 वाज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब देखो आगे बता देता हूं, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शंस। अब 1 रुपए फॉरफीचर का जो पैसा है वो गया है अपने कैपिटल रिजर्व में, और कैपिटल रिजर्व में इन्होंने बोला कितना गया है, 4500 रुपीज गए। अब बेटा हर शेयर पे अगर 1 रुपए गया है तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, यहां से निकल जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ शेयर्स 4500 शेयर्स, ठीक है। सिंपल था, सिंपल था। वो तो क्या है, मैंने अच्छे से उसको पढ़ा और लिखता गया तो सिंपल लग रहा है। अब पर सिंपल भी है अगर तुम थोड़ा ध्यान से पढ़ो तो, जैसे मैंने लिख के दिखाया है यहाँ पर, अगर इस हिसाब से देखोगे तो सिंपल आपके पास निकल आया 4500 शेयर्स हैं। इसके हिसाब से आपको सारी एंट्रीज करनी है, एंड आई होप एंट्री करना तो आपको आती ही है। एक सेकेंड, ये तो देख लेते हैं। 4500 शेयर्स को ही आपको वो करना है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट करना है इससे। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू क्या, शेयर फॉरफीचर सॉरी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन अरियर्स। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे आप 10 रुपए से, फॉरफीचर में आप डालोगे कितना अमाउंट, 6 रुपए, और कॉल इन अरियर में डालोगे 4 रुपए। यही अपन देख लेते हैं। ये रहा शेयर कैपिटल फॉरफीचर, और ये 4500 शेयर्स के हिसाब से यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। 4500 शेयर्स का 10 रुपए का अमाउंट ये फॉरफीचर में जाएगा, 4500 इंटू 6 रुपए मिल गए, 4500 इंटू 4 रुपए नहीं मिले, ये आ जाएगा आपके पास अमाउंट, ठीक है। हो गया, उसके बाद आपने इनको रीइशू किया है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये आपका रीइशू का हो जाएगा। आई थिंक बाकी सिंपल है, ठीक है। यहाँ तक आप पहुँच जाओगे। 4500 शेयर्स जब निकल आया ना तो एंट्री सारी की सारी हो जाएंगी, इसमें और कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगा। कन्फ्यूजन बस उतना ही था नंबर ऑफ शेयर्स निकालने में, तो वो मैंने यहाँ पे आपके लिए निकाल दिया। ट्राई एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या बना हुआ है, अच्छा ये फॉरफीचर अकाउंट बना दिया, तो एंट्री करके एंट्री से यहाँ पोस्ट कर देना बस। चलिए नेक्स्ट, XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, ओके। मतलब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे XYZ तीनों का जो रेशियो है वो इक्वल है, ओके। 1:1:1 में कर रहे हैं। Y died on 1st October 2023, date is important, 1st October 23, and total amount transferred to executor was 15,60,000. Y's executor were being paid 3,60,000 immediately. तो देख लो भाई इसका बचा कितना, 15,60,000 थे और 3,60,000 उसको मैंने इंस्टेंटली दे दिए, तो बचा कितना, 12 लाख रुपीस हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है भाई। कैसे दोगे 12 लाख, balance was to be paid in 4 equal quarterly installments together with interest 6% per annum. Entries till payment of first 2 installments आपको देखनी है। तो बहुत सिंपल हो जाएगा बेटा, देख पहले तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो 12 लाख इंटू कितना परसेंट इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट 6% पर एनम है, 6% पर एनम तो आप कितने महीने का पहले तो इंटरेस्ट दोगे, पहली वाली इंस्टॉलमेंट पे कितने महीने का देंगे, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है तो 3 महीने का इंटरेस्ट, तो इंटू 3/12 कर दूंगा मैं यहाँ पे, आंसर आ जाएगा। ये अपना आएगा, ये 1 2 3 zeros 3 और ये 18 और 3 zeros, 18,000 रुपये इंटरेस्ट के साथ पहली इंस्टॉलमेंट। 12 लाख की 4 इंस्टॉलमेंट बनेगी, तो 3-3 लाख की ये है भाई इंस्टॉलमेंट। कितनी है ये, 4 इंस्टॉलमेंट बनानी है ना भाई, तो 3-3 लाख की इंस्टॉलमेंट, और पहली इंस्टॉलमेंट के साथ इंटरेस्ट जाएगा 18,000 का। दूसरी इंस्टॉलमेंट के साथ भी देख लेते हैं, इंटरेस्ट निकाल देता हूँ, एंट्री तो बहुत ईजी है, कर ही लेंगे। पहली इंस्टॉलमेंट जाने के बाद बचेंगे मेरे पास 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए पे भी 6% जाना है, 3 महीने के लिए ये जाना है, ठीक है। ये 2 0 12, चलो 3 4 से 12 कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और किससे कटेगा ये 2, ये 3, और बस इतना ही कट रहा है क्या, चलो ठीक है 2 और ये 4500 इंटू 3 कितना होता है भाई, 4000 इंटू 3 होता है 12,000 और 1500 और 13,500, ये आ जाएगी
सेकंड इंस्टॉलमेंट भी 3 लाख प्लस इंटरेस्ट 13,500। बाकी अपन एंट्रीज कर लेंगे, अमाउंट मैंने निकाल दिया आपके लिए। एंट्रीज बाकी सिंपल है, वाई कैपिटल टू वाई एग्जीक्यूटर, टोटल देना था जितना 15,60,000, इसको दे दिया आपने 3,60,000, उसकी एंट्री हो गई। उसके बाद इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वाई एग्जीक्यूटर 18,000, जो अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट किया ये 18,000, ये 18,000 की एंट्री हो गई। उसके बाद आप उसको पैसा कितना दोगे, तो 3 लाख प्लस 18,000, वाई एग्जीक्यूटर टू बैंक 3,18,000, ठीक है। वैसे ही दूसरी भी हो जाएगी जिसमें आपको 3 लाख देने और इंटरेस्ट कितना निकला 13,500, तो 13,500 और 3 लाख, तो 3,13,500, 3,13,500 अपन दूसरी इंस्टॉलमेंट में दे देंगे। तो आई होप ये भी आपसे हो जाएगा। अमाउंट कैलकुलेशन बस याद रखना, जब ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो ये इंस्टॉलमेंट कितनी निकालनी है। और ध्यान देने वाली बात क्या थी कि पहला इंटरेस्ट तो 12 लाख पे, दूसरा इंटरेस्ट 9 लाख पे, क्योंकि 3 लाख दे चुके होंगे। बस इतना सा यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, KN लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस। अब देखिए इसका मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए अपने वर्ड्स में छोटा छोटा इस चीज को लिख लेना। कैसे लिखना है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, KN लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 6 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 4, सेकेंड कॉल पे रिमेनिंग इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसको मैं लिखूंगा कैसे देख लेना। 6 लाख इशू किए हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे 3, 4 और फाइनल कॉल। देखो ऐसे कुछ लिख लेना है आपको कि 6 लाख है, 6 लाख है, यहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट साथ में है, फर्स्ट कॉल है और सेकंड कॉल है। सेकंड कॉल पे प्रीमियम भी है। फर्स्ट कॉल पे कितना लिया है इन्होंने, 3 रुपये, 4 रुपये और सेकंड कॉल 3 रुपये यहाँ पर, 4 रुपये यहाँ पर, बचा कितना बेटा 3 रुपये बचा 10 रुपये में से, और 3 रुपये प्रीमियम, तो 6 रुपये का सेकंड कॉल है। ऐसे आप छोटा सा लिख देना ताकि क्वेश्चन दोबारा ना पढ़ना पड़े। आगे क्या है, ऑन सेकंड कॉल बैलेंस इंक्लूडेड, देयर इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 1,50,000, मतलब ओवर सब्सक्राइब हुआ बाय 1,50,000, तो टोटल कितना आ गया 7,50,000 शेयर्स हमारे पास एप्लीकेशन आ गई। अब इनका क्या करेंगे वो अपन सारी चीजें देखते हैं। कैटेगरी 1 भी है भाई यहाँ पे, या पहले पूरा पढ़ लूँ। एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, बाकी उनकी मनी रिफंड कर दी, ठीक है भाई। इसमें से 50,000 शेयर को आपने रिफंड कर दिया। दूसरा क्या बोल रहा है ये, 4 लाख को 3 लाख दिया, 4 लाख शेयर्स को 3 लाख शेयर्स दिए, ये होगी प्रोराटा वाली एंट्री। प्रोराटा यहाँ पे आ गया। रिमेनिंग कितना बचा वो भी देख लेते हैं, और भी कुछ दिया है क्या। द रिमेनिंग एप्लीकेट्स वर अलॉटेड द रिमेनिंग शेयर्स, ठीक है चलो ये भी कर ही लेते हैं। रिमेनिंग कितना बचा बेटा, देखो 7,50,000 में से ये 50 गया, 7 लाख, 4 लाख और गया 3 लाख शेयर्स बचे, और इनको कितने देंगे, तो हमने 6 लाख इशू किए थे, 3 लाख यहाँ पे, तो इनको पूरा पैसा दिया है अपन ने, सॉरी पूरे शेयर्स दिए। 3 लाख के लिए अप्लाई किया, 3 लाख ही हमने उसको दे दिया। ये चीज जब तुम बना लोगे ना तो आपके लिए क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। पहले क्वेश्चन को लिख लेना, एनालाइज कर लेना पहले। आगे देख लेते हैं और क्या है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशंस वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, ठीक है ये एडजस्ट होता ही है। राकेश टू हुम 6,000 शेयर्स वर अलॉटेड इन कैटेगरी 1, तो यहाँ से आपको ये निकाल लेना है कि इसको 6,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं। यहाँ पे निकाल देता हूँ, देखो इस कैटेगरी में से कोई बंदा है जिसको 6,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं। 6,000 अलॉट हुए हैं तो अप्लाई कितने के लिए किया होगा, कितने के लिए किया होगा, ये तो निकाल लो आप कैसे भी करके। भाई मैं तो डायरेक्टली देख के समझ में आ रहा है मुझे कि हर 3 शेयर को 4 दिया, हर 4 को 3 शेयर दिए। अब इनको 6 मिले, मतलब इन्होंने 8,000 के लिए अप्लाई किया होगा। ये आप कैलकुलेट करके अपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लो, या जैसे निकाल लो। 8,000 शेयर्स जो हैं उसने अप्लाई किए होंगे और उसको अलॉट हुए हैं सिर्फ 6,000 शेयर्स। ओके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। फेल टू पे 6,000 फेल टू पे फर्स्ट कॉल मनी, इसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया है। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट हो गया। फॉरफिटेड शेयर्स वर इशूड एट 13 पर शेयर, तो पूरा जो अमाउंट है पूरा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। आफ्टर द सेकंड कॉल पास मैसेज, सिंपल सा क्वेश्चन है। जब आपने ये लिख लिया तो आई थिंक इसके बाद चीज़ें ईजी हो जाएंगी। मैं आपको लास्ट वाला ही बता देता हूँ, कैपिटल रिजर्व का अमाउंट, बस वहाँ पे एक गड़बड़ होगी। क्या गड़बड़ होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो कैपिटल रिजर्व में जब आप शेयर को फॉरफिट करोगे तो कैपिटल रिजर्व में क्यों आएगा, पहले तो मैं ये बता दूँ 13 रुपीज़ पे शेयर को इशू किया है, 10 का शेयर 13 रुपये पे इशू किया, तो जब आप फाइनल री इशू पे जाओगे तो ये प्रीमियम की एंट्री है। तो मैं फाइनल री इशू बता रहा हूँ क्योंकि आगे का बहुत सिंपल है, आप करोगे ना सिंपल लगेगा।
क्योंकि वो बना रखा है मैंने, तो बहुत ईजी है। यहाँ पे कंफ्यूजन होगी, ये मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, बैंक में तो 10 रुपए है, 10 रुपए है, ठीक है। 6,000 रुपए कितने शेयर्स कितने इशू किए भी देख लेते हैं अपन, 1 मिनट रुकना। कितने शेयर्स री इशू किए? 6,000 शेयर ही री इशू किए होंगे। ओके, तो शेयर कैपिटल में अपना 6,000 इंटू 10 रुपए आ जाएगा फेस वैल्यू उसकी। 3 रुपए का प्रीमियम भी दिया आपने, तो 6,000 इंटू 3 का प्रीमियम आ जाएगा यहाँ पर। इनका टोटल अमाउंट ऊपर बैंक में आ जाएगा। ये आपके पास एंट्री बन गई। अब देखो यहाँ पे क्योंकि कैपिटल रिजर्व में कुछ यूज ही नहीं हुआ, तो जो शेयर फॉरफीचर का अमाउंट है जो आप कैसे निकालोगे वो भी मैं बता देता हूं। बेटा देख, 8,000 शेयर हैं, उनको 6 दिए हैं तुमने, और इस बंदे ने तो फर्स्ट कॉल के बाद कुछ दिया ही नहीं। तो कहने का मतलब है एडजस्टमेंट तो आप अपनी जगह करोगे ही करोगे। इसने 3 रुपए एप्लीकेशन के दे दिए होंगे 8,000 शेयर्स पे, तो 24,000 रुपए का अपने पास कैपिटल रिजर्व बचेगा, और वो बिल्कुल भी यूज नहीं हुआ, इसलिए पूरे के पूरे 24,000 चले जाएंगे आपके कैपिटल रिजर्व में। 24,000 पूरे के पूरे कहां से आए? 8,000 इंटू 3 करके, ठीक है। बाकी का आई थिंक बिल्कुल ईजी है। इस वाली एंट्री से तो ये सारी चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी, तो ये तो आप कर ही सकते हो। कंफ्यूजन यहाँ हो सकता था, ये मैंने आपको बता दिया। और कहीं मैं देख लेता हूँ कंफ्यूजन का पार्ट है क्या, आई थिंक और कहीं नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉल इन अरियर है बेटा। तो यहाँ पे तुझे पता है 6,000 शेयर ने 3 रुपए नहीं दिए, तो कॉल इन अरियर तो सिंपल आ जाएगा। और कुछ भी कठिन नहीं है, यही शेयर फॉर फ्यूचर, यहीं पे मैं ये 8,000 इंटू 3 जो मैंने आपको बताया वो यहाँ आ जाएगा। तो पूरा क्वेश्चन बाकी तो बिल्कुल ही सिंपल है, आपसे हो जाएगा। यहाँ दिक्कत हो सकती थी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर फॉर द फॉलोइंग। अरमान लिमिटेड issued 750 12% debentures of 100 each at a discount of 10%, redeemable at premium of 5%। मतलब इशू किया है आपने इसको 90 पे, रिडीम कर रहे हैं अपन, रिडीम कर रहे हैं अपन 105 रुपए पे। तो आपको दो एंट्रीज करनी है यहाँ पे सिंपल। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्काउंट की जगह मैंने आपको, क्योंकि यहाँ पे रिडीमेबल भी है, तो 10 रुपए का तो ये डिस्काउंट दे रहे हो आप, प्लस 5 रुपए रिडम्पशन पे और दोगे, तो टोटल लॉस ऑन इशू सिंपल देख लें यहाँ पर, लॉस ऑन इशू कितना हो जाएगा? 15 रुपए हो जाएगा, है कि नहीं। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू 15 रुपए, बाकी तो सारी चीज़ें सेम ही है, दिखा देता हूँ मैं। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो हो जाएगा। लॉस ऑन इशू, पहले तो डिबेंचर देख लेना कितने, 750 डिबेंचर, 750। तो डिबेंचर एप्लीकेशन, ये तुझे समझ में आया कैसे आया? देख देख भाई, देख भाई, 750 इंटू 90 रुपये मिल गए, तो ये तो यहाँ से आ जाएगा अमाउंट, इसकी दिक्कत है ही नहीं। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे यहाँ पे वही 90 रुपये इंटू 750 शेयर्स। लॉस ऑन इशू में मैंने आपको बताया 90 क्यों कर रहा हूँ, 750, अरे मिट भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 750 शेयर हैं, इन पे 15 रुपये डायरेक्टली आपका लॉस ऑन इशू है, खत्म हो गई बात, है ना। 12% डिवेंचर्स आपके यहाँ पे डल गए, इसका ये मल्टीप्लाई करके आप देख लोगे, यही आएगा 11,250, बस लॉस ऑन इशू हो गया। उसके बाद क्या ही बताना है, प्रीमियम हो गया। प्रीमियम कितना आएगा? तो सर प्रीमियम हमारा था 5 रुपये, 750 इंटू 5, ये वाला अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। और कुछ तो इस पर कठिन था नहीं। टोटल लॉस ऑन इशू मैंने आपको बता दिया। डिस्काउंट भी दे रहे हो आप 100 की चीज़ 90 पे इशू कर रहे हो, 10 रुपये डिस्काउंट दे रहे हो, 5 रुपये प्रीमियम पे आप उसको रिडीम करोगे, तो 5 रुपये वहाँ से आ गया, तो लॉस ऑन इशू सीधा सीधा 15, जिसकी आपने एंट्री यहाँ पर लॉस ऑन इशू में कर दी। यही दिक्कत आ सकती थी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ओके, करके देखना, करके देखना, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, करके देखना। हो गया। सोहन ईच प्रीमियम ऑफ 20 डिवेंचर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10, तो इस पर तो लॉस ऑन इशू सिर्फ 10 रुपये का आएगा, बाकी तो प्रीमियम वाली एंट्री आपको करनी है। तो इसमें तो कुछ कठिन है नहीं, आई थिंक सिंपल ही है। लॉस ऑन इशू वही 10 रुपये का आएगा ऑन 800 शेयर्स, तो 800 इंटू 10 करके 8,000 का अमाउंट आपके पास आ जाएगा, तो ये तो कोई कठिन था नहीं। अब एक और क्वेश्चन है। X Limited obtained a loan of 4 lakh from IDBI Bank. The company issued 5,009% debentures of 100 each as a collateral security. Show how items will be shown. तो बेटा 5,000 इंटू 100, 5,000 इंटू 100, ठीक है, यानी 5 लाख की कोलेट्रल सिक्योरिटी। इसको कैसे दिखाते हो आप? अब मैं यहाँ पे देखता हूँ एंट्री के लिए दिखाया है, अरे इन्होंने तो सिंपल दिखाया है, इन्होंने तो सिंपल दिखाया है। एक बार देख लो, एक बार देख लो, 4 लाख का लोन मिला, कंपनी इशूड 5,100 रुपये के डिबेंचर्स, बस हो गया। नोट्स टू अकाउंट्स में अपन इसको दिखा देंगे।
सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 5000 डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कुछ नहीं करना है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में लोन का अमाउंट लिख दिया आपने, ये लोन का अमाउंट ही है, देखो लोन फ्रॉम IDBI, ये 4 लाख आपने लिख दिए, ब्रैकेट में ये छोटा सा एडजस्टमेंट करना है कि दे आर सिक्योर्ड बाय कोलेटरल सिक्योरिटी, खत्म। इतनी सी चीज करनी थी, हो गया ये भी क्वेश्चन। बेटा देखो ऐसा नहीं मैं भगा रहा हूँ बस जल्दी जल्दी, जो कठिन है उस क्वेश्चन में मैं बता के आगे बढ़ रहा हूँ, प्रैक्टिस तुम्हें करनी है। यहाँ पे पर एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो तुम्हारा टाइम ही निकल जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसमें देखते हैं क्या करना है। मेगा, महक एंड मनदीप आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ये भाई स्पेस देख लेना, फर्म हुज बैलेंस शीट वो 31 मार्च 2023 दी हुई है। महक रिटायर्ड, सबसे पहले महक रिटायर हो रही है, एक बार इसका रेशो भी देख ले क्या है, रेशो 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 दिया हुआ है, रेशो दिया हुआ है, रेशो नहीं दिया है, इसका मतलब 1:1:1 में ये शेयर कर रहे थे और ये 1 चला गया। इतनी चीज़ पहले ही क्वेश्चन में ध्यान रख लेना रिटायरमेंट में। महक रिटायर्ड ऑन दिस डेट अंडर द फॉलोइंग टर्म्स टू रिड्यूस स्टॉक एंड फर्नीचर बाय 5% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। ये आप एक छोटा सा रिवैल्यूएशन बना लोगे, बनाया मैं उसमें ही बता देता हूँ। जो रिवैल्यूएशन अकाउंट आप बना दोगे, अब स्टॉक और फर्नीचर कम हो रहे हैं, जब एसेट्स कम होते हैं तो आप उसको डेबिट साइड लिखते हो, ये स्टॉक का 10% या फर्नीचर का 10% कम हो रहा है, ये आपने लिख दिया पहला वाला पॉइंट। रिड्यूस स्टॉक एंड फर्नीचर, प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेट्स 10%, तो डेटर भी कम हो रहा है इससे 10%, यानी 2000 रुपये का डेटर की भी एंट्री कर दूंगा मैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2000 की, इसकी भी एंट्री कर दी, एसेट्स कम हो रहे हैं, डेबिट साइड लिखा मैंने, ये हो गया, ये वाला पॉइंट भी हो गया, ये वाला भी पॉइंट हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, गुडविल वैल्यूड एट 12,000, गुडविल 12,000 पे वैल्यू कर रहे हैं, महक को कितना दोगे आप, तो 1/3, यानी 1/3 है ना, 1:1:1, तो 1/3 12,000, गुडविल का 1/3 होता है 4,000, 4,000 ये लोग देंगे और 1:1 ही है तो इक्वली देंगे, यानी 2,000 2,000 दोनों देंगे। ये अपन पार्टनर्स कैपिटल में एडजस्ट कर लेंगे, कहाँ है पार्टनर्स कैपिटल, ये रहा, ये मेघना को इन्होंने 2,000 रुपये दे दिए, ये सिंपल सा था, अभी तक कुछ कठिन नहीं आया है। जनरल रिजर्व है वहाँ पर, वो भी मैंने यहाँ पे बांट दिया है, इनका बैलेंस मैंने पहले ही लिख दिया है पार्टनर्स कैपिटल में, तो इतनी चीज़ तो आपसे बन जाएगी। और देखते हैं कुछ कठिन तो नहीं है। क्रेडिटर्स 8,000 के 7,100 पे सेटल हो रहे हैं, रिवैल्यूएशन में 900 रुपये कम करोगे, कहाँ है रिवैल्यूएशन, ये रहा, 900 रुपये कम करेंगे क्योंकि वो 900 रुपये का बेनिफिट दे रहे हैं अपने को, बस इतना ही था। लॉस उठा लो इसका, लॉस उठाया, तीनों में 1:1:1 में 1,000 बांट दिया, कैपिटल में डाल दिया आपने, कहाँ पे डाला लॉस आपने, 1:1:1 में। ये मेघना मंदीप ये क्या चली गई है क्या चीज़ यहाँ से, रुको मेरे को देख लेने दो एक बार, ये रहा ऊपर ऊपर है यार, वो एक पॉइंट ही मिस कर रहा था मैं। ओके, ये यहाँ पे डाल दिया है अपन ने लॉस। ओके, उसके अलावा क्या दिया है, क्या दिया है, कुछ है क्या भाई अलग सा, ये हो गया गुडविल, क्रेडिटर हो गया, महक, अच्छा ये वाला बचा है पार्ट, देख लेते हैं। महक शुड बी पेड ऑफ एंड द एंटायर सम, अरे भाई ये वाली है एडजस्टमेंट की एंट्री। देखो अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आती ही है एग्जाम में, अभी तक ध्यान से सुनना, इसको सॉल्व करा रहा हूँ मैं। ये तो पूरा रिवैल्यूएशन बन गया, सिंपल सा था, अपन ने ये सारी चीज़ें डाल दी हैं, यहाँ तक मैंने पूरा डाल दिया है। ये मेघा मंदीप की जो एडजस्टमेंट वाली एंट्री थी, ये मैंने यहाँ पे भी डाली, उस वक्त मैंने बताया नहीं, लेकिन मेघा को ये दोनों देंगे, यहाँ से भी ये वाली चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। ये एंट्री समझ रहे हो क्या है, ये वही एंट्री है जो पिछले इतने दिनों से मैं घुमा रहा हूँ, यानी गेनिंग अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब गेन कौन कर रहा है, तो भाई दो लोग गेन कर रहे हैं, उनका नाम है मेघना और मनदीप, तो ये मेघना अकाउंट डेबिट, मनदीप अकाउंट डेबिट टू कौन जा रहा है, कौन जा रहा है, कौन जा रहा है, महक, टू महक, तो ये इसी की एंट्री करी है इन्होंने, यही है एंट्री, ये 2,000 और ये 4,000, तो ये महक के अकाउंट में आ गए बाय मेघना एंड मनदीप, और मेघना मनदीप के अकाउंट में आ गए टू महक के नाम से ये, ठीक है भाई। ये एंट्री इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो एडजस्टमेंट एंट्री है, याद ही रख लेना, इसी का ये एडजस्टमेंट अपना हो गया। लास्ट बटा कैपिटल एडजस्टमेंट बचा है अपना, वो देख लेते हैं, ध्यान से सुनना जो पढ़ रहा हूँ। Mahek should be paid off and the entire sum payable to Mahek shall be bought in by Meghna and Mandeep in such a way that their capital should be in the new profit sharing ratio and a balance of 25,000 is maintained in cash account. अब पहले तो देखो ये है इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, देखो 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 क्या है, पहले तो कैश को देख लेते हैं। तो कैश में पहले तो मुझे ये पता है कि इस पूरे एडजस्टमेंट में ना कैश था कितना, 27,000 में से ये क्रेडिटर के 7,100 तो पहले ही चले गए, ठीक है। तो कैश कितना बचा मेरे पास, कैश मेरे पास यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, और आगे हाँ यहाँ पे कर लेता हूँ,
तो कैश मेरे पास बचा है ऑलरेडी 19,900। समझे क्यों? क्योंकि 27,000 में से मैंने 7100 तो पहले ही माइनस कर रखे हैं, तो 19,900 बचा है, और ये बोल रहे हैं कि कैश का बैलेंस होना चाहिए 25,000। तो कैश का बैलेंस 25,000 कब होगा? कब होगा? जब इसमें मैं 5100 और ऐड करूंगा। तो सर 5100 तो आपको पहले ही पैसे चाहिए। दूसरा क्या चाहिए? इनके कैपिटल्स। ठीक है, चलो एक और सिंपल सी बात बता देता हूँ। पहले 20,000 रुपये तो इस भाई को भी देने हैं। कैसे पता चला आपको? यहाँ से 14,500 ये सब, ये 21,000 माइनस 1,000, तो ये 20,000 तो इसको देना है मुझे। ठीक है, ये पूरा पैसा ये दोनों बचे हुए पार्टनर्स लाएंगे। तो ये 21,000 में से 1,000 गया, 20,000 तो और लाने हैं। ठीक है, और लाने हैं। और कितना पैसा लाना है? तो इनके कैपिटल्स को देख लेता हूं मैं। देख लेते हैं 20 और 2500 यानी 22,500 माइनस 3,000, तो इसका बैलेंस कितना बच रहा है? 19,500। तो ये 19,500 और लाना है। इसको कितना चाहिए? कौन सा कितना कैपिटल होना चाहिए? तो 12,500 माइनस 3,000 ये भी, तो 9,500 ये होना चाहिए। मतलब जो नई कैपिटल होगी ये होगी आपकी न्यू कैपिटल जो कि आपके पार्टनर्स में इक्वली बटी हुई होगी। ये है पूरा कैपिटल। देख लेते हैं कितना आएगा। 0,0,555,1,1,5,9,9,18 18 और 6 4 24 2 3 4 5 5 4 1 00 5 4 1 00 दोनों में इक्वली बटी हुई होगी। बस इक्वली इनको बांट दो। 54 यानी 54 27 27,050 और 27,050 है ना। ये इनकी नई कैपिटल आ गई। अब ये वाला बैलेंस आ गया मेरे पास। ठीक है, ये दोनों आ गया। अब बचा हुआ कैश बैलेंसिंग फिगर, उतना ही कैश बॉट इन या बॉट ऑफ होगा। तो बस ये आपका बैलेंस आ गया। इसको आपने 2 कैश करके 20,000 रुपए दे दिए, सब खत्म। देख भाई, सब खत्म। आखिरी में ये बैलेंसिंग फिगर तेरे पास आ जाएगा। ठीक है, तो दैट इज हाउ दिस क्वेश्चन हैज टू बी सॉल्व। ये बैलेंसिंग आ जाएगा। ये मैंने आपको न्यू कैपिटल वाला एडजस्टमेंट, जो मेन इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, वो भी मैंने आपको बता दिया। अच्छे से देखना इस चीज को, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, करना जरूर, फिर ही आगे बढ़ना। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। सनी बॉबी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 3:2। देयर बैलेंस शीट, सारी चीजें दी हुई हैं। देख लेते हैं, कुछ कठिन है तो उस पर देख लेते हैं, बाकी तो आई थिंक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है ये। देख लेते हैं। सनी प्रॉमिस टू पे ऑफ मिसेस सनीज लोन। अब सनी प्रॉमिस कर रहा है कि भैया मिसेस सनी का लोन दे देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको अपन को लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे? टू सनी करके लिख देंगे। हमको सनी को पैसे देने हैं, टू सनीज कैपिटल, क्योंकि ये लोन रीपे कर देगा। ठीक है, तो ये अपन ने कर दिया 55,000। और क्या है? ये दो ना, और क्या है? और क्या है? और क्या? कुछ कठिन बताओ यार, बाकी तो बच्चों को आ ही जाएगा। बॉबी टुक अवे स्टॉक 20% डिस्काउंट, 80% ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स एट 10% डिस्काउंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जितनी भी होंगी, देखो 1,04,000 की है, इसका 80% निकालना, 80% निकालना, और 80% में 10% माइनस कर देना। उतने पे लेके जा रहा है बॉबी। तो अपन ये बॉबी से पैसे लेने वाली चीज़ बची, मतलब 2 बॉबी करके बॉबी से अपन पैसे ले लेंगे। अरे बॉबी को एक मिनट, बॉबी से पैसे ले लेंगे। अरे यार कहाँ जा रहा है ये? कुछ भी होता रहता है इसमें। सही है ना? हाँ, यहाँ पे बॉबी से पैसे लेंगे ना भाई। कितने लेंगे? इन्वेस्टमेंट के बॉबीज कैपिटल 1,43,000 टोटल ले रहे हैं। ठीक है, रुको देख लेता हूँ मैं कहाँ पे आ रहा है, कितना आ रहा है। बॉबी टुक अवे स्टॉक ऑफ 20% एट 20% डिस्काउंट एंड 80%। अच्छा, स्टॉक और वो दोनों मिला के ही इन्होंने पैसा लिख दिया। एनीवे ये रहा बाय बॉबीज कैपिटल। आप ये पूरा पैसा इससे ले लोगे। ठीक है, 1,43,650 आएगा, वो भी देख लेंगे। ये भी सिंपल है यार, कुछ कठिन बताओ। धर्म, अ डेटर ऑफ 60,000 हैड टू पे द अमाउंट ड्यू 2 months आफ्टर द डेट। ध्यान से सुनना आप। धर्म, अ डेटर ऑफ 60,000 हैड टू पे द अमाउंट ड्यू 2 months आफ्टर द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। 2 महीने बाद देने वाला था। ही वॉज अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 9% पर एनम फॉर मेकिंग इमीडिएट पेमेंट। 9% 60,000 पे डायरेक्टली लगाएंगे? नहीं, हम क्या करेंगे यहाँ पे 60,000 पे 9% तो लेंगे, लेकिन कितने महीने बाद देने वाले हो? क्या लिखा है? धर्म, डेटर ऑफ 60,000 हैड टू पे द अमाउंट 2 months आफ्टर द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। 2 महीने बाद वो पैसे देने वाला था। ही वॉज अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 9% पर एनम। इसका मतलब 9% पर एनम पे इसको पैसा मिला है। तो पर एनम जहां आता है, एनुअल कैलकुलेशन है, 2 महीने पहले पैसा दे रहा है, तो इंटू 2/12 भी आप करोगे। ये वाली चीज़ यहाँ पे आपको डिफिकल्टी दे सकती है। तो ये आपने अगर कर दिया तो ये वाला भी अमाउंट अपना हो जाएगा। कौन है? धर्म, डेटर
धर्म डेटर है, पैसा देगा, ये डेटर यहाँ पे पैसा दे देगा तुम्हें, ठीक है। तो अमाउंट का कैलकुलेशन ये जो है ना वो इसके हिसाब से होगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद रुको एक मिनट, डेटर्स देख लेने दो टोटल कितने हैं। डेटर्स तो हैं बहुत सारे, हैं तो बहुत सारे, लेकिन धर्म एक पर्टिकुलर डेटर है, तो बट ये डेटर्स प्लस वो धर्म का अमाउंट मिला के यहाँ पर आ रहा है टोटल अपना डेटर्स का 1,76,000। चलो ये भी हो जाएगा। और क्या है नेक्स्ट, और क्या है नेक्स्ट? Creditors were paid in full settlement. 90% of other fixed assets realized, remaining were realized at discount. Balance of investment was sold at 75%. There was an old furniture which has been written off completely from the books. Bobby took away the same for 41,000 against the loan and balance to him was given in cash. हमको सिर्फ रियलाइजेशन बनाना है, ठीक है। तो ये जो बैलेंस गिवन इन कैश है इसका कोई एडजस्टमेंट यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि इसके मेन अकाउंट में होगा, पार्टनर्स में, पार्टनर्स के अकाउंट में होगा ये, तो इसका कुछ करने का दिक्कत है नहीं। 41,000 का बस एडजस्टमेंट करना है। तो ये बाय बॉबी करके अपना हो जाएगा। बॉबी लेके जा रहे हैं ना, बॉबी, तो हाँ ये बाय बॉबी 41,000, क्योंकि इससे पैसा लेना है भाई साहब। फर्नीचर कैसे लेके जा सकते हो आप बिना पैसे दिए? ये बाय बॉबी ये अपन ले लेंगे, ठीक है। बॉबी को लोन दिया है, बाय बॉबीज लोन अगेंस्ट द लोन, ठीक है। तो बाय बॉबीज लोन, वो लोन चला गया, ये भी सेटल हो गया। ये सारा आई थिंक बाकी थोड़ा सा सिंपल ही है। वर पेड बाय सनी एंड बॉबी, ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस सनी और बॉबी ने दिए हैं, तो आधा आधा यानी 10,000 का यहाँ पर एडजस्टमेंट इन दोनों के कैपिटल अकाउंट से हो जाएगा। बाकी सिंपल है, बाकी कुछ ऐसा कठिन नहीं था। डेटर्स में याद रखना वो 2 महीने, और बस बाकी तो सिंपल ही था पूरा क्वेश्चन, इसमें और कुछ है नहीं देखने लायक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 26 पे। 26 पे क्या है? बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया है यहाँ पे भी। अरे भाई बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट ही दिया है, कौन से साल का है भाई? अच्छा यहाँ पे 23, 24 है, और नोट्स ये 23 के नोट्स हैं, ये 24 के नोट्स हैं। अरे यार ये क्वेश्चन क्या है, ये बोर्ड पे ना अलग ही हो जाता है, ये छोटा सा वहाँ दिखता तो थोड़ा सा बेटर था। एनीवे देख लेते हैं। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी टुक ओवर, ठीक है, ओके ओके। व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड बाय द कंपनी ड्यूरिंग ईयर 23-24? अरे यार इसको तो नोट्स देख देख के करना पड़ेगा, मैं बताता हूँ। देखो कैसे निकलेगा मैं तुम्हें बता देता हूँ, है तो कंपेरेटिव देखनी पड़ेगी। यहाँ देखो 2024 में इशूड कितनी दिख रही है? 5,50,000। 2023 में इशूड कितनी दिख रही है? 4,50,000। कितना इशू हुआ है? 1 लाख, ठीक है। बस यही आपको लिखना था यहाँ पर। 1 लाख, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ? तो 1 लाख शेयर्स इंटू 10 रुपये का 1, 10 लाख इज द अमाउंट, ठीक है। हर कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा देखना पड़ेगा भाई, ये वाला पूरा पीछे करके। अब ये क्वेश्चन जब आपके पास पेपर में होगा ना तो आप बहुत आसानी से देख सकते हो। एनीवे मैं भी देखता हूँ। शेयर्स इशूड फॉर कैश ड्यूरिंग द ईयर वर इशूड एट डैश। शेयर्स इशूड फॉर कैश ड्यूरिंग द ईयर वर इशूड एट। अरे इसके लिए 2-3 चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि प्रीमियम वगैरह है या नहीं है। देखो 1 लाख शेयर्स इशू हुए, ये तो समझ में आ गया, अपन ने देख ही लिया दोनों का डिफरेंस। अब ये कितने पे इशू हुए हैं उसके लिए 2-4 चीज़ें देखनी पड़ेंगी। लाइन से देखो, पहले तो रिजर्व देखो, क्योंकि रिजर्व में अगर प्रीमियम पे इशू है तो रिजर्व भी पता चल जाएगा। अब रिजर्व तो बड़ा है, रिजर्व पहले था 3,60,000, अब हो गया है 2 लाख। गलत बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल गलत बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि पहले था 2 लाख, अब हो गया है 3,60,000 प्रीवियस करंट। तो पहले था 2 लाख, अब हो गया है 3,60,000 ने 1,60,000 रुपये मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम बढ़ा है। लेकिन अब पता है रिजर्व से जाके देखना पड़ेगा कि सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम की वजह से बढ़ा है या किसी और चीज़ की वजह से भी। तो यहाँ पर जाते हैं अपन, कहाँ है नोट्स, नोट्स नोट्स नोट्स, ये रहे नोट्स। तो ये देखो ये देखो ये देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख से 3,20,000 हुआ है, यानी सिर्फ 1,20,000 बढ़ा है। कैपिटल रिजर्व में 40,000 बढ़ा है। तो मेरे को जो मेन काम है वो है 1,20,000 रुपये, एक एक्स्ट्रा आए हैं, 1,20,000 रुपये मेरे पास एक्स्ट्रा है। ये हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम। अब ये देख लो कि भैया इसने सब कुछ सही किया है, ऐसा नहीं कि कहीं पे और कुछ शेयर्स वगैरह इशू कर दिए। ये देखो आउट ऑफ दिस 1 लाख शेयर्स इशू हुए थे, अभी अभी अपन ने देख लिया। आउट ऑफ दिस 40,000 शेयर्स वर इशूड एट द वेंडर टू द वेंडर फॉर द कंसिडरेशन फॉर कैपिटल एसेट्स परचेज। तो देखो 1 2 3 4 5 सर 1 लाख थे अपने पास शेयर्स जो अपने एक्स्ट्रा इशू हैं, उसमें से 40,000 तो इसके लिए ही इशू हुए हैं। तो बचा कितना, मतलब 60,000 शेयर्स आपने और इशू किए हैं, और 10 रुपये का एक शेयर है, यानी 6 लाख रुपए के शेयर हो गए। सर 6 लाख रुपए के शेयर हो गए, और 1,20,000 जस्ट हमने अभी देखा कितना है, 1,20,000 हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम है इस पे। तो ये हो जाएगा 7,20,000 के शेयर्स, 7,20,000 रुपए के शेयर्स। शेयर्स कितने हैं? तो सर शेयर्स तो 60,000 ही हैं, तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 60,000 से। आंसर आ जाएगा कितने रुपए में इशू हुआ है। तो 6 1 6,
और 12 6 2 12 12 रुपये में ये शेयर मैंने इशू किया है। 10 रुपये मेन वैल्यू और 2 रुपये इसका प्रीमियम। तो यहाँ पे आंसर देख लेते हैं अपन इसका, ये रहा 12 रुपये इसका आंसर आया। कैसे आया वो मैंने वहाँ पर नोट में कर दिया। अब क्या है ना कि यार इसमें ये सिंपल है, मतलब थोड़ा सा सिंपल ही रहेगा जब आप इसको आगे करते चले जाओगे। अभी क्या बहुत ज़्यादा नीचे ऊपर है चीज़ें, जब एक साथ दिखेंगी ना सामने तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए बाकी सारी चीज़ें देख लेते हैं। कंपनी ने फॉरफिट किया, आई थिंक ये कर सकते हो आप, इतना कुछ दिक्कत नहीं रहेगा। आफ्टर फॉरफीचर इशू कितना है, कितने बच्चे हैं इशूड शेयर्स, निकाल सकते हो, ईजी रहेगा ये अमाउंट्स में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, मतलब हो जाएगा ये आपसे, कुछ कठिन नहीं। वो जर्नल एंट्रीज या फॉरफीचर होता तो मैं उसको और बेहतर तरीके से करवाता। पार्ट बी पे आ गए अपन फाइनली। थोड़ा सा पानी पी लेने दो यार। आई थिंक काफ़ी लंबा हो गया ये लेक्चर, थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करूंगा मैं। चलो पार्ट बी, ओके। एनालिसिस, व्हाट व्हेन एन एनालिस्ट एनालाइजेस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स, द एनालिसिस इज कॉल्ड। ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स बेटा ऐसा होता है, ठीक है, कौन सा, कंपेरेटिव। ये 2023 लिखा होगा, 2024 2025, तो ये कंपेरेटिव होता है। अब कंपेरेटिव तो नाम पे दिया नहीं हुआ है, लेकिन हॉरिजॉन्टल दिया है, तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस ही कंपेरेटिव एनालिसिस होता है। तो सी इज द आंसर इसका। आगे बढ़ते हैं। डैश विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन लिक्विड रेशियो विदाउट अफेक्टिंग द करंट रेशियो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जल्दी से यहाँ पे लिख देना, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्योंकि अब क्या करना है, देखो, विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन लिक्विड रेशियो। अब मैंने आपको बताया था ना, ये रेशियो इंक्रीज कब होता है, या तो क्विक एसिड की वैल्यू बढ़ जाए या तो करंट लायबिलिटी की वैल्यू कम हो जाए। इन बोथ द केसेस ये रेशियो इंक्रीज होगा, है ना, समझे बात को। अब आगे देखो, विदाउट अफेक्टिंग करंट रेशियो, मतलब करंट एसेट करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अब देखते हैं इसमें से कैसे, किसमें ऐसा होगा। सेल ऑफ स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस, आपने स्टॉक को कॉस्ट पे बेच दिया। जब आप स्टॉक को कॉस्ट पे बेच दोगे तो पहले तो ये याद रखना कि ये पता ही होगा तुम्हें, करंट एसेट इज इक्वल्स टू, सॉरी, क्विक एसेट्स इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये करते हैं ना अपन। अब लिखा है सेल ऑफ स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस, अगर कॉस्ट पे स्टॉक को बेच दिया, करंट एसेट में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि करंट एसेट में स्टॉक भी है और कैश भी है। अगर स्टॉक को बेच के कैश हो गया तो करंट एसेट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, सही बात है, ठीक है। क्विक का देख लेते हैं, सेल ऑफ स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस। अगर सेल ऑफ स्टॉक कॉस्ट प्राइस पे हो गया तो स्टॉक बेच के कैश रियलाइज होगा, और कैश तो क्विक एसेट का पार्ट है, तो क्विक एसेट बढ़ जाएगा भैया, है ना, क्विक एसेट बढ़ जाएगा क्योंकि इसमें और कैश ऐड हो जाएगा। तो ये तो सही है भाई, ये तो बिल्कुल ही सही है, सेल ऑफ स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस। तो इससे क्विक एसेट बढ़ रहा है और करंट एसेट पे फर्क नहीं पड़ रहा है, यही तो शायद चाहिए था, यही चाहिए था। तो अपना आंसर तो यही है। फिर भी और भी देख लेता हूं मैं एक आध दो। सेल ऑफ स्टॉक एट लॉस, अगर स्टॉक को लॉस में बेचा तो कैश कम आएगा, करंट एसेट ही कम हो जाएगा, पर करंट एसेट को तो चेंज करना ही नहीं है, तो ये गलत हुआ। सेल ऑफ स्टॉक एट प्रॉफिट, तो कैश बढ़ जाएगा, अगेन करंट एसेट पे फर्क पड़ जाएगा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एट कॉस्ट, तो देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बोला नहीं है कि शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है, हमेशा ऐसा कुछ लिखा हो तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही इसको मानूंगा। और इसको बेचा अगर, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट बेचा बड़ी वाली इन्वेस्टमेंट को, तो कैश आएगा तो करंट एसेट भी तो चेंज हो जाएगा, तो फिर ये भी नहीं हो पाएगा। तो मतलब एक ही आंसर है भाई, ए। इन ऑल द केसेस ए ही सही लग रहा है। देख लेते हैं, ए ही है, क्योंकि और कुछ हो ही नहीं पाएगा यहाँ पर। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। While computing cash from operating activities, which of the following items will be added to next prop? देखो ऐसे ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में मैं फंबल कर जाता हूँ। नेट प्रॉफिट। While computing cash from operating activities, which of the following will be added to net profit? तो नेट प्रॉफिट में वर्किंग कैपिटल चेंज में आप क्या करते हो, आपको याद होगा क्या करते हैं बेटा। देखो करंट एसेट अगर कम हुआ है और करंट लायबिलिटी अगर बढ़ी है तो ही अपन इसको ऐड करते हैं, यही करते हैं। देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो गई, इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो गई तो करंट एसेट कम हो गया, तो प्लस करेंगे भाई। इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑपरेटिंग का पार्ट ही नहीं है। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स अगर बढ़ गए, ट्रेड रिसीवेबल्स यानी डेटर्स वगैरह अगर बढ़ गए तो करंट एसेट बढ़ गया, नहीं भाई ये तो माइनस होगा, इसको कुछ नहीं करेंगे। इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो ये करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो इसको भी ऐड करेंगे,
ठीक है, इसको माइनस करेंगे और इसका सॉरी इसको माइनस करेंगे, सही है, और इसका कोई एडजस्टमेंट ही नहीं होगा। आपसे क्या पूछा है, कौन से आइटम ऐड होंगे, तो भाई फर्स्ट और फोर्थ ही ऐड हो रहे हैं भाई, फर्स्ट और फोर्थ, डी इज द आंसर। काटा क्यों, काटा, डी इज द आंसर, डी इज द आंसर, डी इज द आंसर, यस। चलो आगे बढ़ते हैं। ओ भाई बड़ा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन टाइम वेस्ट करने को आते हैं, पर कोई नहीं, देख लेते हैं क्या है। Shri Limited was carrying a business of packaging in Delhi and earned good profits in the past year। देखो कुछ लाइन का मतलब था, कुछ कोई सेंस था इस बात का, पर है। The company wanted to expand its business and required additional capital। कोई सेंस था इस बात का, नहीं था, करो टाइम वेस्ट। To meet its requirements, the company issued equity shares of 30,000। ठीक है भाई, 30,000 के इक्विटी शेयर इशू किए। It purchased a machine, computerized machine 20,000 की, ठीक है। During the current year, the net profit of the company was 15 लाख, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द अबाउट ट्रांजेक्शन। अच्छा ये तो देखो, ऑपरेटिंग 15 है, ऑपरेटिंग 15, इन्वेस्टिंग में इट परचेज, परचेज से पैसा जाता है तो आउटफ्लो, यानी ये 20,000 का आउटफ्लो, ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है फाइनेंसिंग से, तो फाइनेंसिंग में क्या हुआ है, टू मीट कंपनी इशूड, तो 30,000 फाइनेंसिंग में बढ़ा होगा, ये बढ़ रहा है, सही है बिल्कुल, सब कुछ सही है, तीनों एक्टिविटीज बिल्कुल सही दिख रही हैं, तो स्टेटमेंट वन तो मुझे सही दिख रहा है बिल्कुल। दूसरा देख लेते हैं, पेटेंट्स ऑफ एक्स लिमिटेड इंक्रीज फ्रॉम 3 लाख टू 3,50,000, 3 से 3,50,000 हो गए, तो इसने 50,000 खरीदा है। इट विल बी टेकन एज परचेस ऑफ पेटेंट्स 50,000 विल बी शोन अंडर कैश आउटफ्लो, बिल्कुल सही बात है, इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो दिखाएंगे, तो दोनों सही है भाई, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बोथ आर ट्रू, बस रीजन तो है भी नहीं उसमें कुछ, तो ए ही है इसका आंसर, सीधा सीधा बोथ आर ट्रू, ठीक है, ओके, समझ में आया, बस सिंपल सा क्वेश्चन था, उसमें कुछ भी नहीं था यार, क्या ही था। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यार ये हेड्स एंड सब हेड्स, आपको दिमाग में पूरा फॉर्मेट होना ही चाहिए, तो ही आप इस चीज़ को कर सकते हो। फाइंड द हेड्स एंड सब हेड्स, और बिल्कुल एक फॉर्मेट बना के आपको इसको करना है अच्छे से, ठीक है। जैसे फर्नीचर एंड फिक्सचर है, तो क्या आएगा भैया, फर्नीचर फिक्सचर लॉन्ग टर्म यानी नॉन करंट एसेट्स के अंदर आएगा, किसमें, तो ये याद रखना है आपको, प्लांट फर्नीचर वाली जो चीज़ें है ना, उसमें ही आएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में तो कहीं और मत डाल देना। तो आप एक मस्त सा फॉर्मेट बनाना है ना, उसमें हेड और सब हेड दोनों चीज़ें लिख देना। बाकी तो ये आई थिंक सिंपल है, कुछ भी और मुझे दिख नहीं रहा जो, हाँ ये है एम्प्लॉय अर्नड लीव्स पेबल ऑन रिटायरमेंट। देखो ये है दो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ। एम्प्लॉय की लीव्स, पेमेंट और रिटायरमेंट, तो ये हो गया लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म यानी नॉन करंट, और है ये लाइबिलिटी। क्यों है नॉन करंट लाइबिलिटी, क्यों है नॉन करंट लाइबिलिटी, एम्प्लॉय अर्नड लीव्स पेबल ऑन रिटायरमेंट, जब रिटायर होगा तो 2-3 साल 10 साल बाद ही होगा, तो नॉन करंट लाइबिलिटी है। और ऐसी चीज़ों के लिए आप प्रोविजंस बना के रखते हो, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है, तो ये आप बना के रखते हो, तो हेड और सब हेड आ गया इसका, नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। इसके बाद देख लेते हैं एम्प्लॉय अर्नड लीव्स एनकैशेबल, एनकैशेबल मतलब जो एनकैश हो सकती हैं, क्यों ही मैं माइनस लगा रहा हूँ जब लग ही नहीं रहा था, जाने दो। एनकैशेबल मतलब जो एनकैश हो सकती हैं, एम्प्लॉय की कुछ लीव्स होती है, तो साल भर के अंदर ही उसको पैसा देना रहता है, तो ये होगी करंट लाइबिलिटी, ये उसकी है करंट लाइबिलिटी, और करंट लाइबिलिटी है इसीलिए ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ठीक है। तो ये भी अपन देख लेते हैं, करंट लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर ये आएगा। तो बस आई थिंक यही था, बाकी तो सारी चीज़ें सिंपल हैं। लोन्स रिपेबल ऑन डिमांड, करंट लोन्स है ये, तो ये भी आपकी करंट लाइबिलिटी बनाते हैं, करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, बाकी तो ये सिंपल था, ये हो जाएगा आपसे। नेक्स्ट, कंप्लीट द कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कंपैरेटिव है, अब इसमें आपको क्या करना है, पहले तो ये पूरा ही फॉर्मेट जो है वो आप उसमें बना दो अपनी बैलेंस शीट में। अब ये तो डायरेक्टली दिया हुआ है, देखो ये याद रखना कि ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है, ठीक है, ये वाली चीज़, और ये तो बना बनाया ही दिया है, तो प्रीवियस करंट सही जगह पे ही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखना है कि कितना बड़ा है, तो करंट माइनस प्रीवियस, ये 4 लाख रुपए यहाँ पे आ जाएगा, 4 लाख, और 4 लाख को आप 16 से डिवाइड करोगे, और ये तो 25% ये आ जाएगा, ये सिंपल ऐसा ही रहेगा पूरे में, आप ये 4 लाख 25% ये आ गया। और देख लेते हैं कहीं कुछ दिक्कत आएगी क्या, ये 25% का चेंज ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इस पर 25% आप ऐड कर लो, यानी 10 लाख ये बन जाएगा, 8 से 10 बन गया, 2 लाख का चेंज। और कुछ कठिन बताओ भाई, यहाँ पे कुछ कठिन नहीं दिख रहा, हाँ ये दिख रहा है, देखो अदर एक्सपेंसेस में यहाँ लिखा है 2 लाख, यहाँ पे लिखा है -1 लाख, एब्सोल्यूट चेंज -1 लाख हुआ है, इसका मतलब ये कितने हो गए होंगे, 3 लाख या 1 लाख, 3 लाख या 1 लाख। देखो भाई 2 लाख था, अब कितना हो गया होगा, तो अब ये हो गया होगा 1 लाख, कहाँ लिखा हुआ है अदर एक्सपेंसेस, 2 लाख से हो गया 1 लाख, क्योंकि वो माइनस का डिफरेंस है, मतलब माइनस का चेंज है,
बस इतनी सी चीज़ थी इसमें, और कुछ कठिन है क्या? रुको एक मिनट। टैक्स आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, बस आई थिंक बाकी सारी चीज़ें तो सिंपली हो जाएंगी, कुछ नहीं है, सिंपल सा कंपेयर बना बनाया ही दिया था। पर मैंने आपको एक चीज़ बताई है इस चीज़ में कि आपको याद रखनी है कुछ चीज़ें, मैं बता देता हूँ, फिर से सुन लो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस अदर इनकम, इसको मिला के टोटल इनकम, ये फॉर्मेट याद रखना है। ओके, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम मिला के टोटल इनकम, टोटल इनकम को 1 नाम दे देना है अपने को। उसके बाद एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है, तो ये तो आपको सबसे पहला लिखना है। दूसरा अदर एक्सपेंसेस, वो आप देख लो। इसके बाद इन दोनों का टोटल आ जाएगा, टोटल एक्सपेंस, इसको नाम देना है 2। फिर आप करोगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1 - 2, मतलब रेवेन्यू वाला और एक्सपेंस, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस, ये आप कर दोगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से टैक्स माइनस करोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इतना तो मिनिमम याद करके ही जाना, ये पूरा का पूरा सीक्वेंस, बाकी आपकी मर्जी जितना करना है, यहाँ पे तो दिया ही हुआ था हालांकि। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कैलकुलेट जीपी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, जीपीआर, जीपीआर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। ठीक है, देख लेते हैं क्या है दिया हुआ। ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 10 लाख है, चलो यार ये तो दिया ही हुआ है। जीपी निकालना है मुझे, बस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख दिया ही हुआ है इनटू 100। ठीक है, देख लेते हैं। अच्छा जीपी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, जीपी नहीं दिया हुआ है, ओके ओके, जीपी नहीं दिया हुआ है, तो बेटा जीपी के निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट आपको पता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से अगर मैं क्या माइनस करूं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से अगर मैं सीओजीएस माइनस कर दूं, ठीक है, तो डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा मेरे पास। क्योंकि सेल्स, अगर आपको सेल्स याद है तो सेल्स क्या होता है, सेल्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, तो ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल ही है। सेल क्या है, मैंने बोला ग्रॉस प्रॉफिट और सीओजीएस का प्लस कर दें अगर, तो सेल में से अगर कॉस्ट माइनस कर देंगे कि मैंने कोई चीज़ 100 रुपये में बेची है, 80 रुपये में खरीदी थी, तो 20 रुपये प्रॉफिट निकल आएगा ना, वही वाली चीज़ मैं कर रहा हूँ। अब सीओजीएस भी नहीं दिया हुआ है, तो सीओजीएस के लिए भी लगाना पड़ेगा मुझे फॉर्मूला। सीओजीएस इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये वाली चीज़ें दी हुई रहेंगी। देख लेते हैं सीओजीएस में, ओपनिंग स्टॉक, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, परचेसेस दिया है 3,60,000, लिखता जाता हूँ, जो जो दिया हुआ है वो तो लिखते जाएं, 3,60,000 परचेसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस और कैरियज इनवर्ट पहले तो दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है बेटा कैरियज इनवर्ट 50,000। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 1 लाख इंक्लूडिंग वेजेस, तो भाई एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस को तो मैं नहीं लूंगा, सिर्फ वेजेस को लूंगा 60,000, क्योंकि वो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है। ओपनिंग इन्वेंट्री 60,000, ये ओपनिंग इन्वेंट्री 60,000 दी हुई है। एवरेज इन्वेंट्री दिया है, भाई क्लोजिंग डायरेक्टली देते हैं, अब चौथा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लगा देते हैं भाई। एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाय 2, प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाय, अरे हट जा, क्लोजिंग स्टॉक बाय 2। ओपनिंग एवरेज इन्वेंट्री दी हुई है 80,000, ये 80,000। ओपनिंग स्टॉक दिया था 60,000 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2, चलो कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1,60,000 माइनस 60,000 इज इक्वल्स टू एक्स, तो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई, क्लोजिंग स्टॉक आ गया 1 लाख रुपए यहाँ से। अब इस 1 लाख को मैं यहाँ पुट करूँगा, माइनस 1 लाख, कितना बड़ा हो गया यार ये कैलकुलेशन करते करते। चलो 1 लाख देखते भाई कितना आता है, 50 60, 1,10,000, 1 लाख माइनस कर दो, 10,000 बचा, 10,000 तो 3,60,000, 3,70,000, 3,70,000 और 60,000, 4,30,000, 4,30,000 ये आ जाएगा अपना कॉस्ट सीओजीएस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 10 लाख, 10 लाख में से 4,30,000 में माइनस कर देता हूँ, तो मेरा जो आंसर आएगा वो होगा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट, जो है 5,70,000, 5,70,000 जीपी आ गया। अब मैं इसको इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा, अलग से कर देता हूँ, ये जीपी में 5,70,000 मुझे पुट करना है, यहीं पे कर दूँ, यहीं पे कर देता हूँ, 5,70,000 जो यहाँ पे आया इसको पुट करना है, 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4, 57%। भाई कितना मुश्किल से है ये 57%, मेरे को लगा जीपी है सिंपल सा लगा दूंगा, पर हर फॉर्मूले का फॉर्मूला निकालना पड़ा। एनीवे 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, पर अच्छा तो क्वेश्चन था। 57% अपना आंसर आएगा।
अब ये इन्होंने भी किया है, आपको जैसे समझ आए आप तो वैसा करना। 57% इज द आंसर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अमाउंटेड टू, टैक्स रेट वाज दिस, इफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज दिस, एंड nominal value of debentures amounted to 2,50,000 assuming the only debt of the company, determine the rate of interest। अब देख यार, एक मैंने जीपी का रेट डिटरमाइन कर दिया, इसका रेट अब यहाँ से आप डिटरमाइन करो। है तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन, क्योंकि कुछ भी इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात दिख नहीं रही है मुझे, है ना। वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू डिबेंचर्स की दी हुई है, टैक्स रेट भी दिया हुआ है, बस थोड़ा सा इस पर भी रिवर्स कैलकुलेशन है। ये आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। वी कैन लीव दिस एंड वी कैन मूव फॉरवर्ड, आगे देख लेते हैं और क्या है। लास्ट क्वेश्चन 34th क्वेश्चन में क्या है भाई, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सिंपल है भाई, देख लेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालनी है तो प्रॉफिट से स्टार्ट होगा। सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट, ये देख लो भाई, ये है प्रीवियस ईयर और ये है करंट ईयर, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। प्री बैलेंस क्या था, 6 लाख था, 5 लाख हो गया, 1 लाख लॉस हो गया, तो लॉस से ये क्वेश्चन स्टार्ट होगा, है ना। प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर माइनस का 1 लाख, ठीक है, माइनस से ये क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। और देख लेते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर है, करंट ईयर है, करंट ईयर का प्रोविजन आप ऐड करोगे, जो प्रीवियस ईयर का है ये माइनस करोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लास्ट में, ये भी देख लेते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करंट ईयर 1,20,000 प्लस किया, 1 लाख यही है ना, हाँ ये माइनस करा अपन ने, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे जाते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स पेबल, ट्रेड रिसीवेबल्स अपनी करंट 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 क्या एसेट, पेबल करंट लायबिलिटी। ट्रेड रिसीवेबल क्या हो रहा है, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है, करंट एसेट माइनस करेंगे, ट्रेड पेबल भी बढ़ रहा है, करंट लायबिलिटी भी बढ़ रही है, तो 50,000 प्लस 40,000 माइनस, ये भी कर देंगे, ये 50 प्लस 40 माइनस, ये भी अपन ने कर दिया यहाँ पर। और क्या है भाई, और क्या है, गुडविल है, गुडविल क्या हो रही है, 2 लाख थी अब 1.5 लाख बची, तो 50,000 अमोर्टाइजेशन हुआ है इसका, गुडविल अमोर्टाइजेशन भी ऐड करना है अपने को, ये ऐड कर दिया 50,000 अपन ने, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक ये पूरी चीज़ें हो गई, नहीं प्रोपोज डिविडेंड नाम की चीज़ नहीं हुई है, देख लेते हैं। प्रोपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 एंड 31 मार्च 2024, ठीक है। तो बेटा 24 वाले को तो फिलहाल अपन इग्नोर करेंगे, क्यों इग्नोर करेंगे, इग्नोर इसलिए करेंगे क्योंकि ये अगले साल का है, अगले साल देखेंगे इसको। इस साल कौन सा प्रपोज डिविडेंड पे होगा, देखो इस साल का जो प्रपोज डिविडेंड है अगले साल पे होगा, तो इस साल कौन सा पे होगा भाई, इस साल वो होगा जो 2023 में अपना आया था, यानी 1,50,000 आप पे करोगे, फाइनेंसिंग से माइनस करोगे, प्लस कहाँ करोगे जाके ऊपर ऑपरेटिंग में, तो ये 1,50,000 में प्लस कर देता हूँ। प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर 1,50,000, ये भी मैंने प्लस कर दिया। टोटल आ गया इसका, इसमें ये चीज़ प्लस करके ये आ गया, ये माइनस करके ये आ गया, ये खत्म हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पूरा का पूरा खत्म यहाँ पर। इसके अलावा क्या है, अब आएगा अपना इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़, यानी ये मशीन अकाउंट, इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो मशीन और अक्यूमुलेटेड डेप लिखा है, मैं सबसे पहले 2 अकाउंट बनाऊंगा, मशीन और उसका जो डेप है, ये दोनों चीज़ें डाल दूंगा, मतलब ये बैलेंस डाल दिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर मशीन में भी जो बैलेंस है वो डाल दो, टू बैलेंस BD बाय बैलेंस CD, ठीक है, ये डाल दिया। फिर अपन आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये तो सेम ही रहने वाले हैं। आगे देखते हैं अब क्या क्या दिया हुआ है इसमें, आगे देखते हैं। मशीन की कॉस्ट और ये डाल दिया, मशीन कॉस्टिंग 50,000, बुक वैल्यू 40,000, was sold by lost by fire and insurance claim of 32,000 was received। अब देखो 50,000 की मशीन थी जिसकी बुक वैल्यू 40,000 है, अगर ये दिया हुआ है तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि 10,000 रुपये का डेप्रीसिएशन है इस पर। 10,000 का डेप्रीसिएशन जल्दी से उठा के मैं पहले तो डाल देता हूँ अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट में, यहाँ पे डाल दूंगा मैं जो डेप यहाँ पे 10,000 रुपये का इस पे लगा है इस मशीन पे, ठीक है, ये डाल दिया, टिक लगाता जा रहा हूँ, देखते हैं ना वो बस लाइन से आती जाएंगी चीज़ें। वॉज लॉस्ट बाय फायर एंड इंश्योरेंस क्लेम ऑफ 32 वॉज रिसीव्ड। 40 की मशीन थी, 32,000 इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, तो और लॉस हो गया 8,000 रुपये का, 8,000 रुपये का मेन लॉस, ये अपन कहाँ पे डालेंगे, मशीन अकाउंट में। तो मशीन अकाउंट में अपन लॉस बाय फायर और ये सारी चीज़ों की एंट्री कर देते हैं। पहले तो उस पर अक्यूमुलेटेड डेप लगा 10,000 का, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी ने कितने दिए, तो 32,000 इंश्योरेंस कंपनी ने दिए, और लॉस कितना हो गया, 8,000 रुपये और लॉस हो गया, ठीक है। ये एक मशीन की पूरी की पूरी चीज़ें खत्म, ठीक है, मशीन अपने यहाँ से जा रही है और इस तरीके से गई जल के, बिल्कुल, ठीक है, हो गया ये खत्म। ये वाला पॉइंट पूरा का पूरा खत्म, इसका और कोई एडजस्टमेंट है नहीं। डेप्रीसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वाज 3,50,000, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन में डालेंगे कि इस साल का डेप्रीसिएशन कितना है, तो इस साल का डेप्रीसिएशन 3,50,000, क्रेडिट साइड आप डालोगे बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, जो ड्यूरिंग द ईयर चार्ज हुआ है आपका कितना, 3,50,000 रुपये ये चार्ज हुआ है। अब इसके बाद ना और कुछ है नहीं यहाँ पे डालने को, देखते हैं फिर भी कुछ और आ जाए, भगवान जाने। चलो, अ पार्ट ऑफ मशीन कॉस्टिंग 2,50,000 was sold at a loss of 20,000। अ पार्ट ऑफ मशीन कॉस्टिंग 2,50,000, अब मुझे पता ही नहीं है कि वो मशीन है कितनी,
जो मशीन थी 2,50,000 की, इसका एक पार्ट बिका है। अब ये मेरे को निकालना पड़ेगा, निकालने के लिए मुझे ये भी तो चाहिए कि इस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले इस वाले अकाउंट को करूँगा बैलेंस, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं ये दोनों चीज़ें तो आ गई थी यहाँ पे 10,000 भी आ गया है, तो ये भी आ गया है, मतलब एक ही बैलेंसिंग फिगर बचा। तो ये मेरा बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आ जाएगा। मशीन जो भी बचा हुआ पार्ट है उसका मशीन का डेप्री यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, जो आया है मेरे पास 90,000। अब ये है इंपॉर्टेंट, यहाँ से ध्यान से सुनना। 90,000 की मशीन मुझे यहाँ पे पता है, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। 90,000 डेप लगा है। अब देखो 2,50,000 की मशीन, 2,50,000 की मशीन, अब ये सोल्ड हुई है। अ पार्ट ऑफ मशीन कॉस्टिंग 2,50,000 और सोल्ड एट अ लॉस। अब ये मशीन का 2,50,000 का पार्ट सेल हुआ है। मुझे पता है कि 90,000 इस पे डेप्रीसिएशन लग चुका है, ठीक है। कितने का बचा, 90,000 डेप्रीसिएशन लग चुका है और 20,000 लॉस पे भी बिक रहा है। पहले तो मैं बुक वैल्यू निकाल लेता हूँ, 0,000,016। तो 1,16,000 का था, 20,000 के लॉस पे बिका, तो 20,000 का लॉस भी माइनस कर दो, ठीक है। कितने का, 1,40,000 का सेल मेरे पास यहाँ पे निकल आया। कितने में बिका है ये, 1,40,000 रुपए में, 1,40,000 में बिका है। 90,000 इस पे डेप्रीसिएशन है, 20,000 का इस पे लॉस है। इसकी एंट्री और मैं मशीन के अकाउंट में कर दूंगा। ये मशीन का अकाउंट 1,40,000 में बिका, 20,000 का लॉस था, ये मैंने लॉस डाला, और 90,000 इस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन था, मैंने ये डाला, ठीक है। तो मतलब ये वाला थर्ड पॉइंट के लिए और ये वाला पॉइंट 1 के लिए ये पूरी की पूरी एंट्रीज यहाँ पे हो गई खत्म। अब कुछ है नहीं तो इसको भी कर देंगे बैलेंस। बैलेंसिंग फिगर आएगा इस साइड, ये वाला चीज़ आई अपनी बैलेंसिंग फिगर, और बैलेंसिंग फिगर अपना है परचेसेस। हाँ बस हो गई खत्म चीज़ें। ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में डालनी है, ये बनी हुई है। क्या क्या डालोगे, सेल ऑफ मशीनरी डालोगे आप सबसे पहले। तो सेल ऑफ मशीन डाल दी मैंने 1,40,000, जो यहाँ पे मैंने निकाली भी थी। उसके बाद क्लेम रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, ये वाली मशीन बिकी ना, कहाँ गई, ये बिकी नहीं मतलब जल गई, तो इंश्योरेंस कंपनी ने 32 दे दिए। ये 32 में और यहाँ पे लिख दूंगा। और मेरा यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर 11 का बचा, कि मतलब 11 लाख की मैंने मशीन परचेज की, तो वो माइनस में मैं यहाँ से दिखा दूंगा। नेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आई 9,28,000, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा क्वेश्चन। अरे खत्म, और पेपर भी खत्म, सारी चीज़ें खत्म, ठीक है। तो आई होप ये अच्छी तरह आप लोग कर लोगे, और इसका PDF भी मैं बिल्कुल इसी वीडियो के लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। अच्छी तरह करना है इस पेपर को, जहाँ पे दिक्कत हो देख लेना, इस क्वेश्चंस को देख लेना, मैंने जैसे एक्सप्लेन किया है। कोई भी दिक्कत नहीं होगी यार, बहुत इजी है, ट्राई करना। 2,40,000 भी बोल रहा था मैं, 2 घंटे 40 मिनट में ये चीज़ हो जाए, इसका प्रयास करना, ट्राई करना। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, अच्छी तरह पढ़ते रहो, एंड बाय बाय।